अध्याय 61 विचित्र संयोजन। क्या यह आसान था? दरअसल यह इतना आसान नहीं था। पूरे महाद्वीप में इतनी तेजी से संदेश भेजना इतना आसान कैसे हो सकता था? यह मत भूलिए कि आक महाद्वीप में वे सूचना युग से नहीं गुजरे थे। पृथ्वी की तरह यहाँ मोबाइल फोन या इंटरनेट नहीं था। हालांकि माँ की कंपनी ऐसा कर सकती है जिससे आक महाद्वीप में उनकी ताकत साबित हो जाएगी। यहाँ तक कि पूरा साम्राज्य भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। ग्रीन की बातें चुपचाप सुनते हुए झाओ को एहसास हुआ कि उसने इस दुनिया को वास्तव में कमा था। हालांकि यह तकनीकी रूप से उन्नत नहीं थी, फिर भी उन्होंने एक अनोखे तरीके से विकास किया था। इस दुनिया के बारे में उसकी समझ बहुत सही थी। ग्रीन मुस्कुराया। गुरुजी, आप कहीं भी जाएं, एक काले जादूगर पर सबकी नजर पड़ेगी, खासकर जब हम पहाड़ों से निकलकर मोंटेनेग्रो किले में पहुंचे। जाहिर है वे ऐसी किसी बात पर ध्यान देंगे ही। झाओ ने सिर हिलाया। तो हम कल निकलेंगे? जी हाँ, हम कल रवाना होंगे स्वामी जी। सच कहूं तो अगर आप यहाँ कुछ रातें रुकना चाहते हैं तो मुझे खेद है कि हम वास्तव में इसका खर्च वहन नहीं कर सकते। झाओ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। पैसों की समस्या वाकई गंभीर थी। कोई बाहरी व्यक्ति उन्हें देखकर क्या सोचेगा? देखने में तो ऐसा लगता था मानो उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया हो, लेकिन असल में उनके पास एक उजाड़ इलाका था, 100 लोगों का पेट पालना था और साथ ही कभी कभार शैतानी ताकतों के हमले भी होते रहते थे। भले ही उनके पास कुछ पैसे थे, फिर भी वे इतने गरीब थे कि किसी होटल में लंबे समय तक ठहर भी नहीं सकते थे। ग्रीन को लगा कि झाओ मौजूदा हालात से दुखी होगा, इसलिए उसने तुरंत उसे दिलासा देते हुए कहा, मालिक, जब हम मूली बेचेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे। आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। झाओ ने ग्रीन को यह नहीं बताया कि वह क्यों मुस्कुराया था। मैं ठीक हूँ। बाद में जब हम इस होटल से निकलेंगे तो हमें शहर के बाहर कोई जगह ढूंढनी चाहिए और फिर वहां जाकर आराम करना चाहिए। ग्रीन ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन माँ की परिवार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें आज यहीं रुकना होगा। झाओ ने भी सूट का जायजा लेते हुए सिर हिलाया। ये सचमुच कोई छोटा मोटा कमरा नहीं था। इसमें एक बैठक कक्ष, 5 शयन कक्ष और एक स्नानघर था। ये बहुत आरामदायक था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ग्रीन झट से उठा और दरवाजा खोला। बाहर एक वेटर खड़ा था और उसके हाथों में एक बड़ी ट्रे थी। उसमें कुछ ब्रेड और 3 प्लेटों में स्वादिष्ट व्यंजन रखे थे। ग्रीन ने प्लेटें ली, फिर वेटर को टिप दी और उसे विदा कर दिया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि दरवाजा बंद करने के बाद क्या हुआ। वेटर नीचे गया और तुरंत एक सुनसान कमरे में जाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से मोटे मालिक की आवाज आए, अंदर आ जाओ। वेटर ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। वह एक साधारण सा कमरा था जिसमें बहुत ही सादा सामान था, बस एक पलंग, एक छोटी मेज और एक कुर्सी। मोटा मालिक कुर्सी पर बैठा था, हाथ में कलम लिए, लिखने के लिए तैयार। दरवाजे पर आवाज सुनने के बावजूद उसने ऊपर नहीं देखा। तुम्हें क्या मिला? वेटर सम्मानपूर्वक खड़ा रहा। उनकी पहचान पता लगाना आसान हो सकता है। वे संभवतः कुलीन परिवार से हैं, लेकिन फिलहाल उनका जीवन कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा होगा। मैंने उन्हें साधारण खाना परोसा था, लेकिन उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की और स्वाभाविक रूप से उन्होंने मुझे टिप दी, हालांकि वह बहुत कम थी। वेटर ने जानबूझकर घटिया क्वालिटी का खाना भेजा था ताकि वह झाओ की पहचान का पता लगा सके। उनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसने झाओ की हैसियत जानने की कोशिश की। महाद्वीप में केवल कुलीन वर्ग ही वेटर को टिप देते थे। सामान्य परिस्थितियों में व्यापारी भी वेटर को टिप नहीं देते थे, इसलिए वेटर ने अनुमान लगाया कि झाओ कुलीन वर्ग से हो सकता है। खान पान के मामले में कुलीन वर्ग की अपेक्षाएं बहुत अधिक थीं, लेकिन झाओ ने ऐसी कोई मांग नहीं की। साथ ही उन्होंने केवल कुछ तांबे के सिक्के ही टिप के रूप में दिए। वेटर को लगा कि झाओ का जीवन स्तर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये सब जानने के बावजूद उस मोटे बॉस के पास उनकी पहचान निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं था। अंत में उस ताकतवर बॉस ने सब कुछ लिख लिया और फिर उसने अपने शयनकक्ष के पीछे बने एक गुप्त कमरे का गुप्त दरवाजा खोला। उस गुप्त कमरे में पिंजरों की एक कतार थी और हर पिंजरे में एक पक्षी जैसा प्रेत प्राणी था। इस प्रेत प्राणी को पवनबाज कहा जाता था। यह तेज उड़ने वाला प्रेत प्राणी था और कुछ प्रशिक्षण के बाद इसे आमतौर पर संदेशवाहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उस ताकतवर सरदार ने पहले बाज को थोड़ा मांस खिलाया, फिर उसने लिखित जानकारी को सावधानीपूर्वक एक छोटे से बांस में लपेटकर बाज के पंजों में बांध दिया। इसके बाद उसने बाज को उड़ने के लिए छोड़ दिया। माँ की परिवार इतना बड़ा था कि वे स्वाभाविक रूप से हर छोटी मोटी बात पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन इस काले जादूगर का प्रकट होना बहुत अचानक हुआ, इसलिए उस ताकतवर मुखिया को इसके बारे में उन्हें संदेश भेजना पड़ा। लोगों के लिए काला जादूगर खतरे, अंधकार और अन्य नकारात्मक शब्दों का प्रतीक था। जब तक कहीं कोई काला जादूगर होता, उसे बिना नाराज किए ही उस पर नजर रखी जाती थी। यही कारण था कि मोटा सरदार झाओ पर ध्यान दे रहा था। हालांकि झाओ ने ये सब ग्रीन की उम्मीद से पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन जब झाओ ने काले जादूगर का रूप धारण किया तो यही असर उन्हें चाहिए था। इतने बड़े पैमाने पर किए गए इस काम से स्वाभाविक रूप से कोई नहीं सोचेगा कि वे बुरा कबीले के हैं, इसलिए इससे उनकी सुरक्षा और बढ़ जाएगी। खाना खाने के बाद झाओ और बाकी सब ने आराम किया। वे मोंटेनेग्रो किले में घूमने नहीं गए। ये ध्यान देने योग्य है कि झाओ एक काला जादूगर था और एक काला जादूगर यूं ही घूमने नहीं जा सकता था, खासकर तब जब वे मुसीबत से बचने की कोशिश कर रहे थे। सौभाग्य से झाओ एक ऐसा ओटाकू था जिसे खरीदारी करना पसंद नहीं था, क्योंकि इससे उसे असहजता महसूस होती थी। साथ ही वह थका हुआ था और ऐसी अच्छी जगह पर आराम करना उसे अच्छा लग रहा था। दिन बहुत शांति से बीता, लेकिन सभी जानते थे कि आसपास एक काला जादूगर मौजूद है। अगली सुबह वे मोंटेनेग्रो किले से निकल पड़े।
झाओ एलियन पर बैठा था, जिसे देखकर उन साहसी लोगों को बहुत ईर्ष्या हुई। मोंटेनेग्रो से 3 रास्ते थे। बायां रास्ता परसेल डची के अनाज उत्पादन क्षेत्र की ओर जाता था। वहां की जमीन समतल थी, जो गेहूं उगाने के लिए उपयुक्त थी, और वहां बड़ी संख्या में गुलाम काम करते थे। दाहिनी ओर का रास्ता एक जंगल की ओर जाता था, जो परसेल डची के लिए लकड़ी का मुख्य स्रोत था। सामान्य परिस्थितियों में इन दोनों रास्तों पर बहुत कम लोग यात्रा करते थे, क्योंकि वहां कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं होती थी। हालांकि बीच वाला रास्ता परसेल डची की राजधानी, जिसे एक्सू साम्राज्य का उत्तरी मोती कहा जाता था, की ओर जाता था। इसे कासा शहर कहा जाता था। वे निश्चित रूप से अनाज या लकड़ी उत्पादन वाले किसी क्षेत्र में नहीं जाते। चूंकि उन्हें मूली बेचनी थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से कासा शहर की ओर जाते, जो व्यापार से गुलजार था। अगले कुछ दिनों तक वे अपने रास्ते पर चलते रहे। ये ब्लैक वेस्ट में उनके 3 दिन के सफर जैसा नहीं था, जहां उन्हें एक भी इंसान नहीं मिला था। अब जब वे परसेल डची में थे, तो जंगलों और खेतों से गुजरते हुए उन्हें बहुत से लोग दिखाई दिए। लेकिन झाओ के मरे हुए लोगों का रूप इतना शक्तिशाली था कि जैसे ही लोग उसे देखते, वे छिपने की कोशिश करते। झाओ को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। आखिरकार उन्हें कुछ लोग तो दिख ही रहे थे, इसलिए ये सफर उबाऊ नहीं था। जरा सोचिए, एक विशाल कंकाल जिसके सिर पर एक योद्धा बैठा है और उसका पूरा शरीर एक काले जादूगर का बना है, और उसके बगल में एक सुंदर स्त्री बैठी है। यह संयोजन बहुत ही विचित्र था। इसके अलावा जब भी वे किसी छोटे कस्बे या शहर से गुजरते थे, तो वे हमेशा शहर के बाहर एक जगह ढूंढते थे और फिर उस खाली जगह में चले जाते थे, जिससे उनकी गतिविधियां अनिश्चित और ट्रैक करना मुश्किल हो जाती थी। यही एक और बात थी जो उनके बारे में रहस्यमय थी। अनुवादक के नोट्स। इस अध्याय का अनुवाद ट्रंग ने किया है और किनोकी ने संपादित किया है। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो कृपया टिप्पणी करें। अध्याय 62 विचित्र गांव। यह एक प्रायोजित अध्याय है। मुझे समर्थन देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद। माकी कबीले के अलावा महाद्वीप भर में कई अन्य कबीलों ने खुफिया जानकारी जुटाने के लिए ठिकाने बना रखे थे। बड़े कबीले मोंटेनेग्रो किले में खुफिया नेटवर्क स्थापित करते थे, लेकिन सैन्य मामलों की जानकारी लेने के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत कम सैन्य घटनाएं होती हैं। उन्होंने इसे केवल एक मुख्य उद्देश्य के लिए स्थापित किया था, प्रतिभाओं की खोज। हजारों वर्षों के बाद आर्क महाद्वीप के कुलीन वर्ग को प्रतिभा का महत्व अच्छी तरह से पता था। एक कुलीन व्यक्ति के लिए एक शक्तिशाली योद्धा बहुत मददगार साबित होता था, इसलिए प्रमुख कबीले मोंटेनेग्रो में खुफिया एजेंट भेजते थे, जहां भाड़े के सैनिक और साहसी लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। उन्हें ऐसे प्रतिभाशाली योद्धाओं की तलाश करनी होती थी जो उनके कबीलों की ताकत बन सके। ठीक इसी वजह से जब झाओ मोंटेनेग्रो किले में प्रकट हुए, तो कई बड़े कुलों को उनके आगमन के बारे में संदेश मिल चुके थे। लेकिन झाओ का पीछा करने वाले लोगों ने गलत अनुमान लगाया था। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि झाओ जिन कस्बों से गुजरेगा, उनसे दूर रहेगा और रात में अपने एकांत में जाकर आराम करेगा, इसलिए उसका पता लगाने की कोशिश करने वाले लोगों के लिए उसका पता लगाना असंभव हो गया। झाओ के ऐसे प्रदर्शन को देखकर लोगों को और भी यकीन हो गया कि वह एक काला जादूगर है। झाओ को अपने पीछे आ रहे लोगों का एहसास नहीं था। वह अपनी गति से चल रहा था, उसकी रफ्तार बहुत तेज नहीं थी। मोंटेनेग्रो से कासा शहर जाने में घोड़े के साथ भी 7 दिन लगते हैं, और झाओ अपने मरे हुए साथी पर सवार होकर लगभग उतनी ही गति से आगे बढ़ रहा था। अभी तो सिर्फ 3 दिन ही बीते हैं और इस दौरान वे 2 कस्बों और कई छोटे गांवों से गुजर चुके हैं, जिससे पता चलता है कि परसेल डची वास्तव में समृद्ध थी। चौथे दिन की सुबह वे हमेशा की तरह आगे बढ़ रहे थे। अभी बरसात का मौसम शुरू नहीं हुआ था, इसलिए कच्ची सड़क पर चलना बहुत आसान था। लेकिन झाओ को लगा कि कुछ गड़बड़ है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या गड़बड़ है। झाओ को असमंजस में देखकर मेघ बोली, अरे गुरुजी, यह अजीब है। हमें 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उसने अभी तक किसी को नहीं देखा है। दिन के इस समय तो बहुत सारे लोग होने चाहिए। मेघ ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। झाओ को आखिरकार एहसास हुआ कि 2 घंटे बीतने के बाद भी वे आज किसी से नहीं मिले। इसीलिए उसे अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कुछ कमी सी थी। रुको, झाओ ने कहा, क्योंकि उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह प्राणी तुरंत रुक गया। झाओ उठा और उसकी पसलियों पर झुककर ग्रीन से बोला, दादाजी ग्रीन, क्या हुआ है? इतने समय बाद भी हमें कोई क्यों नहीं मिला? मैंने देखा है स्वामी जी, लेकिन चिंता मत करो, हम आगे बढ़ेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि क्या हुआ। वैसे भी यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्वामी जी छिपने के लिए अंतरिक्ष में जा सकते हैं ताकि कोई आपको ढूंढ न सके। झाओ को नहीं लगता था कि ग्रीन को पहले ही कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया होगा। भले ही ये थोड़ा गैर जिम्मेदाराना लगे, लेकिन आगे बढ़कर पता लगाना कि क्या हुआ था एक जायज कारण था। उनके पास आगे बढ़ते रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये सोचकर झाओ ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो चलते हैं। एलियन तुरंत पहले जैसी ही गति से चलने लगा। सचमुच वह बहुत आराम से चल रहा था। लेकिन झाओ और मेघ तनाव में थे। उन्हें ऐसी स्थितियों का ज्यादा अनुभव नहीं था। ग्रीन के विपरीत, जो शांत था, वे बेचैनी से आसपास के जंगल की ओर देखने लगे, मानो किसी भी क्षण कोई प्रेत राक्षस प्रकट हो जाए। झाओ को आश्चर्य हुआ कि वे पूरी सुबह बिना किसी एक भी व्यक्ति से मिले ही घूमते रहे। एक गांव से गुजरते हुए उन्होंने चारों ओर ध्यान से देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। झाओ को आश्चर्य हुआ कि हमले का कोई निशान नहीं था, मानो सारे ग्रामीण बिस्तर से उठकर चले गए हों। उन्हें न तो मुर्गियों की आवाज सुनाई दी और न ही कुत्ते की। सन्नाटा पसरा हुआ था। झाओ को अचानक से एक सिहरन सी महसूस हुई। ये गांव बहुत ही अजीब था। ग्रीन ने काफी देर तक पूरे गांव में ध्यान से छानबीन की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसका चेहरा उदास था और उसने झाओ की ओर मुड़कर कहा, मेरिन को बुलाओ।
शायद उसे कुछ मिल जाए। झाओ ने तुरंत अंतरिक्ष से मेरिन को आवाज दी। मेरिन बाहर की स्थिति पर नजर रख रही थी। स्वाभाविक रूप से उसे पता था कि क्या हो रहा है, इसलिए बाहर आने के बाद उसने कुछ नहीं पूछा और बस ध्यान से चारों ओर देखा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से एक मंत्र का जाप किया। उसके शरीर से नीले प्रकाश का एक विशाल पिंड निकला। सूर्य के समान चमक के साथ वह प्रकाश पूरे 5 मिनट तक जगमगाता रहा और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। मेरिन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। गुरुजी, किसी प्रकार का प्रलोभन मंत्र रचने के लिए काले जादू का प्रयोग किया गया था। इस गांव के सभी जीवित प्राणियों को बहला फुसला कर ले जाया गया। झाओ चौंक गया। काला जादू? आपका मतलब है कि यहाँ सचमुच कोई काला जादूगर था? मेरिन ने सिर हिलाया। कुछ समय बीत चुका है, इसलिए जादुई ऊर्जा लगभग गायब हो गई है, लेकिन मुझे यकीन है कि कोई यहाँ काला जादू करके आया था। झाओ और ग्रीन का चेहरा उतर गया। उन्हें पूरा यकीन था कि आज किसी से न मिलने का कारण इसी घटना से जुड़ा है। उन्हें इसे सुलझाना ही होगा, वरना वे फंस जाएंगे। ये भी याद रखना चाहिए कि झाओ एक काला जादूगर था, लेकिन एक असली काला जादूगर काला जादू का इस्तेमाल कर रहा था। वे इस स्थिति से बच नहीं सकते थे। जिस तरह मेरिन ने काला जादू का पता लगाया था, वैसे ही दूसरे जादूगर भी ऐसा कर सकते थे। जब लापता लोगों की खबर फैलेगी तो झाओ भी शक के घेरे में आ सकता है। ग्रीन और झाओ उस काले जादूगर को लेकर चिंतित थे। इतने सारे लोगों को लुभाने वाले प्रलोभन मंत्र के साथ उस जादूगर की योजना निश्चित रूप से कुछ अच्छी नहीं होगी, जिससे झाओ को काफी परेशानी हो सकती है। मेरिन को भी शायद यही ख्याल आया। गुरुजी, आपको काले जादूगर का वेश धारण करना बंद कर देना चाहिए, वरना इससे आपको परेशानी हो सकती है। झाओ ने सिर हिलाया। अगर मैं किसी और का रूप धारण कर लूं तो लोगों के लिए हमारी पहचान उजागर करना आसान हो जाएगा, जिससे स्थिति और भी खतरनाक हो जाएगी। दादी मेरिन, क्या आप बता सकती हैं कि वह काला जादूगर उन सभी लोगों को किस दिशा में ले गया है? चलिए देखते हैं कि क्या हम इस पेचीदा समस्या का हल निकाल सकते हैं। अगर हम इसे हल कर लेते हैं तो अच्छा होगा। अगर यह हल नहीं भी होता है तो भी हम परसेल कबीले को हम पर शक नहीं होने दे सकते। इतनी बड़ी बात है कि परसेल परिवार को इसके बारे में पता न चलना नामुमकिन था। लेकिन अगर झाओ असली हत्यारे को ढूंढकर उसे परसेल परिवार के हवाले कर देता तो जाहिर है कि उन्हें उस पर शक नहीं होता। मेरिन ने ग्रीन की ओर देखा, ये जानने के लिए कि क्या उन्हें झाओ की योजना के अनुसार चलना चाहिए। अगर ग्रीन मान जाती है तो उसे उस काले जादूगर तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। ग्रीन ने सिर हिलाया। ठीक है, तो चलिए युवा मालिक के निर्देशानुसार ही करते हैं। उस आदमी को ढूंढो और उसे परसेल कबीले के हवाले कर दो। मेरिन ने अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन इस बार उसे पूरे 10 मिनट लग गए। काम खत्म करने के बाद उसने कासा शहर की ओर इशारा करते हुए कहा, उस तरफ। अनुवादक के नोट्स। इस अध्याय का अनुवाद ट्रंग ने किया है और किनोकी ने संपादित किया है। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो कृपया टिप्पणी करें। अध्याय 63, अमर भाड़े के सैनिकों का समूह। यह अजीब था। आमतौर पर हर दिन मोंटेनेग्रो से कासा शहर की ओर लोग आते थे, लेकिन आज उस दिशा में एक भी व्यक्ति नहीं जा रहा था। अब तक झाओ की किसी से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन झाओ को यह नहीं पता था कि सुबह सुबह उनके पास से एक काफिला गुजरा था। जब काफिले को कुछ गड़बड़ का पता चला तो वे तुरंत अपने छोटे से कस्बे में लौट गए और सभी व्यापारियों को खबर फैला दी। अब जब बहुत से लोगों को घटना के बारे में पता चल गया था तो उन्होंने एक बड़ा काफिला बनाने का फैसला किया और मोंटेनेग्रो से बहुत सारे भाड़े के सैनिकों को काम पर रख लिया। झाओ को इस बात का पता नहीं था क्योंकि वह थका हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए जब काफिला सुबह सुबह रवाना हुआ तो वह वहीं रुका रहा और 2-3 घंटे बाद उनसे मिला। उन व्यापारियों ने उस दिशा में किसी को भी आने से रोक रखा था, इसी वजह से झाओ किसी की नजर में नहीं आया और इसी के परिणामस्वरूप यह अजीबोगरीब दृश्य सामने आया। महाद्वीप पर चोरों और जंगली जानवरों के हमलों का बोलबाला था, इसलिए कारवां को बहुत सावधान रहना पड़ता था। अगर उन्हें कुछ भी गड़बड़ लगती तो वे तुरंत पास के कस्बे में लौट जाते और दूसरे कारवां को आगे बढ़ने से रोक देते। झाओ और ग्रीन दोनों को इस बात का पता नहीं था क्योंकि बुढ़ा कबीले के पास पहले कभी कोई कारवां नहीं था। झाओ उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहता रहा, जहां उन्हें 5 और गांव मिले जहां से लोग गायब हो चुके थे। ये गांव बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन अगर इन 5 गांवों के सभी लोगों को एक साथ गिना जाए तो लगभग 1000 लोग होंगे। लेकिन सिर्फ लोग ही नहीं, बल्कि सभी जीवित प्राणी गायब हो चुके थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनका डर बढ़ता गया, न केवल लापता लोगों से, बल्कि इसलिए भी कि मेरिन को महसूस हो रही काली जादुई ऊर्जा और भी मजबूत होती जा रही थी। मेरिन के अनुमान के अनुसार इतने सारे लोगों को प्रभावित करने वाले इस प्रलोभन मंत्र के बल पर उस काले जादूगर की शक्ति कम से कम 8वें स्तर तक पहुंच गई होगी, जो मेरिन के बराबर है। लेकिन भले ही उस काले जादूगर की शक्ति उसके बराबर ही क्यों न हो, मेरिन जानती थी कि अगर वे सचमुच लड़े तो उसे डर था कि वह शायद उसे हरा न पाए, क्योंकि काला जादू बहुत ही रहस्यमय था। हालांकि झाओ को ज्यादा चिंता नहीं थी। उसके साथ न सिर्फ ग्रीन था, बल्कि उसके पास छिपने के लिए एक जगह भी थी। उसे यकीन नहीं था कि कोई उस जगह में जाकर उसे मार सकता है। उनकी गति न तो तेज हुई और न ही धीमी, वे बस आराम से आगे बढ़ते रहे, जो झाओ की विशेषता थी। समय चाहे जो भी हो, वे स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करते थे और साथ ही खुद को शांत रहने की याद दिलाते रहते थे। यही उनका मूल मंत्र था। इसलिए इस बार झाओ खुद को शांत रहने की याद दिलाता रहा। वह हमेशा सावधानी से चारों ओर देखता रहा। भले ही उसे कुछ दिखाई न दे रहा हो, फिर भी उसे बहुत सतर्क रहना था और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना था। मेरिन अपनी आंखें बंद करके मरे हुए लोगों पर बैठी थी, साथ ही ग्रीन भी एलियन के सिर पर बैठा था, जबकि झाओ ने मे को वापस अंतरिक्ष में भेज दिया।
लेकिन झाओ को आश्चर्य हुआ कि लगभग पूरा दिन बिना किसी घटना का सामना किए बीत गया। दोपहर के 4 बज चुके थे और उन्हें अभी तक कोई इंसान नहीं दिखा था, न ही उन पर कोई हमला हुआ था। सब कुछ शांत था, जो रहस्यमय था। झाओ आराम करने के लिए रुकने ही वाला था कि अचानक मेरिन ने अपनी आंखें खोल दी। गुरुजी, आपको अंतरिक्ष में वापस जाना चाहिए। मुझे अपने सामने काले जादू की तीव्र ऊर्जा का एहसास हो रहा है। ऐसा लगता है कि दूसरी तरफ से तैयारी कर ली गई है। आश्चर्यचकित होकर झाओ ने सिर हिलाया। वह जानता था कि वह ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा, इसलिए वह अंदर चला गया। हालांकि उसने एलियन को बाहर ही छोड़ दिया, जो चलते समय ग्रीन और मेरिन को अभी भी अपने साथ लिए हुए था। अंदर पहुंचते ही झाओ तुरंत अपनी झोपड़ी में चला गया और स्क्रीन देखने लगा। स्क्रीन पर दिखाई देने वाला बाहरी दृश्य इतना अजीब था, मानो वह अभी भी किसी मरे हुए व्यक्ति की पीठ पर बैठा हो। उस पल झाओ ने अपना सिर पीट लिया। वह सचमुच मूर्ख था। हमेशा की तरह वह उस बिंदु से 100 मीटर तक देख सकता था जहां से उसने अंतरिक्ष में प्रवेश किया था। लेकिन अगर उस बिंदु को स्थानांतरित किया जा सकता तो क्या वह और भी अधिक चीजें नहीं देख पाता? पहले जब वह अंतरिक्ष में आया था तो उसने मरे हुए प्राणी को नहीं रोका, क्योंकि उसे लगा कि ग्रीन और मेरिन की मदद करना जरूरी हो सकता है, लेकिन वह उसे रुकने के लिए कहना भूल गया, इसलिए मरे हुए प्राणी आगे बढ़ते रहे। उसने ये रहस्य खोज निकाला कि भले ही वह स्वयं उस स्थान के भीतर था, स्क्रीन की छवि लगातार चलती रहती थी, जिससे प्रवेश बिंदु को बदला जा सकता था। उसे बाहर रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। धिक्कार है, उसने पहले इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। वह मरे हुओं को बाहर जाने दे सकता था और खुद उस स्थान के भीतर छिप सकता था। लेकिन इस समय झाओ का इस बारे में और सोचने का मन नहीं था, क्योंकि वह काले जादूगर को देखना चाहता था। मेरिन और ग्रीन अपने सामने की हर चीज पर ध्यान दे रहे थे, जबकि मरे हुए लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मेरिन ने महसूस किया कि काली जादुई ऊर्जा और भी शक्तिशाली होती जा रही है। अचानक उन्हें हथियारों की आवाज सुनाई दी। ग्रीन और मेरिन समझ गए कि वे आखिरकार वहां पहुंच गए हैं। तभी अचानक मरे हुए प्राणी रुक गए। झाओ अंतरिक्ष से मरे हुए प्राणी की पीठ पर प्रकट हुआ और बोला, दादा ग्रीन, दादी मेरिन, अंतरिक्ष में आ जाओ। मरे हुए प्राणी अभी भी आगे बढ़ सकते हैं और हम सब कुछ देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। ग्रीन और मेरिन हैरान थे, लेकिन वे झाओ का मतलब समझ गए। फिर भी ग्रीन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं गुरुजी, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर उन्हें अंतरिक्ष का रहस्य पता चल गया तो इससे फायदे से ज्यादा नुकसान होगा। झाओ एक पल के लिए रुका, फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है, तो मुझे बाहर ही रहना होगा। मैं उन मरे हुओं को मदद के लिए छोड़ सकता हूं, जिससे लोग सोचेंगे कि मैं एक काला जादूगर हूं और वे अंतरिक्ष के रहस्यों का पता नहीं लगा पाएंगे। ग्रीन और मेरिन ने माथे पर शिकन डाली। वे सचमुच झाओ को इतना बड़ा जोखिम उठाने देना नहीं चाहते थे। लेकिन अगर झाओ अंतरिक्ष में चला गया और फिर मरे हुओं को बुला लिया तो इससे अंतरिक्ष का रहस्य उजागर हो सकता था, जिससे वे सचमुच दुविधा में पड़ जाते। ग्रीन ने इस बारे में सोचा और फिर झाओ की ओर मुड़ा। गुरुजी, अगर आप बाहर रहना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप मेघ को भी अपने साथ रहने के लिए बुला लें। झाओ ने सिर हिलाया। उसने पाया कि जब तक वह अपने मन में मौजूद अंतरिक्ष से लोगों को बुलाने के बारे में सोचता, तब तक उस अंतरिक्ष में मौजूद लोग उसे सुन सकते थे। साथ ही अगर वे लोग उससे बात करना चाहते तो स्क्रीन पर दस्तक देते ही वह उनकी आवाज सुन सकता था। ये जानकर झाओ बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उस अंतरिक्ष में मौजूद लोगों से संपर्क करना और भी आसान हो गया था। मेघ को बुलाए जाने के बाद वह तुरंत झाओ के बगल में बैठ गई और उसकी रक्षा के लिए तैयार होकर चारों ओर सावधानीपूर्वक देखने लगी। झाओ ने मरे हुओं को आगे बढ़ने का आदेश दिया, लेकिन इस बार अधिक सावधानी बरतते हुए ग्रीन लड़ने के लिए तैयार होकर खड़ी हो गई। 1000 मीटर चलने के बाद उन्हें एक छोटी ढलान दिखाई दी। झाओ ने आखिरकार उस ढलान पर सामने हो रही घटना को देखा। मरे हुओं का एक बड़ा समूह एक कारवां को घेर रहा था। उनके झंडे पर बाना का चिन्ह देखकर पता चला कि यह कारवां माकी कबीले का था। ग्रीन ने देखा कि ढलान के पास जमीन पर एक झंडा गड़ा हुआ था। झंडा काला था और उस पर एक सफेद खोपड़ी बनी हुई थी। झाओ को लगा कि यह पृथ्वी पर समुद्री डाकुओं के झंडे जैसा है। ग्रीन ने जब वह झंडा देखा तो उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि वह झंडा उसे एक संगठन की याद दिला रहा था। महाद्वीप पर भाड़े के सैनिकों का एक कुख्यात समूह था, अमर भाड़े के सैनिकों का समूह। अमर भाड़े के सैनिकों का समूह महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली भाड़े के सैनिकों के समूहों में से एक था, लेकिन ये सबसे छोटे समूहों में से भी एक था, क्योंकि समूह के मूल में केवल 8 लोग थे। सामान्य तौर पर केवल 8 लोगों के समूह को भाड़े के सैनिकों का समूह नहीं कहा जाता। यह एक छोटे साहसी समूह जैसा होता, लेकिन महाद्वीप पर इन 8 लोगों की टीम को भाड़े के सैनिकों का समूह कहा जाता था, क्योंकि ये 8 लोग काला जादू करते थे। ये भाड़े के सैनिकों का गिरोह दशकों से अस्तित्व में था। इस दौरान उन्हें कुल मिलाकर 1000 अनुरोध प्राप्त हुए, जिनमें से 500 मामलों में उन्होंने मालिक की हत्या कर दी और उनका सामान लूट लिया। बाद में किसी ने भी उनसे कोई काम करवाने की हिम्मत नहीं की, जिसके कारण ये गिरोह खुद चोर बन गया। जब भी वे कोई कार्रवाई करते, आसपास के सभी लोग मारे जाते और फिर मरे हुओं में तब्दील हो जाते, और फिर वे उन मरे हुओं का इस्तेमाल अपने लक्ष्यों पर हमला करने के लिए करते। इस तरीके को बेहद क्रूर कहा जा सकता है। महाद्वीप पर किसी को भी उनसे निपटने का तरीका नहीं पता था। एक बार अमर भाड़े के सैनिकों के समूह ने जिन्या कबीले के कारोबार पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में जिन्या कबीले ने कुछ विशेषज्ञों को भेजा। नतीजा ये हुआ कि अमर भाड़े के सैनिकों के समूह के 8 आदमियों में से 7 मारे गए और आखिरी वाला गंभीर रूप से घायल हो गया। शुरू में महाद्वीप में सभी को लगा था कि अमर भाड़े के सैनिकों का समूह गायब हो जाएगा, लेकिन इसके बजाय उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो बेहद चौंकाने वाला था।
अनुवादक के नोट्स। इस अध्याय का अनुवाद ट्रंग ने किया है और किनोकी ने संपादित किया है। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो कृपया टिप्पणी करें। अध्याय 64, उन्हें रिहा करना। इस अध्याय का प्रायोजन जेसन ने किया है। धन्यवाद। जब सभी को लगा कि अमर भारे के सैनिकों का समूह अब और नहीं बचेगा, तभी उस समूह के आखिरी काले जादूगर ने अपनी बची हुई शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी जादुई शक्ति को 10 गुना बढ़ा दिया और बाकी 7 काले जादूगरों को उच्च कोटि के मरे हुओं में बदल दिया। अपनी मृत्यु शैया पर उसने उन 7 मरे हुओं को आदेश दिया कि वे अपने काले जादू का इस्तेमाल करके उसे भी मरे हुओं में बदल दें। सामान्यतः जब कोई व्यक्ति मरे हुओं में परिवर्तित होता है तो वह निम्न स्तर का होता है, जिसकी बुद्धि और शक्ति कम होती है। लेकिन एक शक्तिशाली काले जादूगर के प्रभाव में उसकी युद्ध शक्ति और उच्च बुद्धि बरकरार रहती है। साथ ही वह एक स्वतंत्र मरेहू बन जाता है जो किसी का गुलाम नहीं होता। बेशक किसी काले जादूगर के लिए उच्च स्तरीय मरे हुए प्राणी को बनाने के लिए बहुत शक्तिशाली जादू की आवश्यकता होती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसके लिए अपनी जीवन शक्ति का बलिदान देना पड़ता था। भले ही वह 8वें स्तर का शक्तिशाली काला जादूगर हो, ऐसे प्रयास में उसका जीवन समाप्त हो जाता था। इसलिए आमतौर पर काले जादूगर उच्च स्तरीय मरे हुए प्राणी नहीं बनाते थे। वह काला जादूगर बुरी तरह घायल हो गया था। वह मरणासन था, इसलिए उसने अपनी शक्ति को जादुई शक्ति बढ़ाने में लगाने से परहेज नहीं किया। उन 7 मरे हुए काले जादूगरों को बनाने के बाद अपनी अंतिम सांस लेते हुए उसने उन्हें आदेश दिया कि उसे भी एक मरे हुए प्राणी के रूप में वापस जीवित कर दें। ये योजना बहुत ही अजीब थी। वे 7 मरे हुए काले जादूगर आजाद थे, इसलिए ये कहना मुश्किल था कि वे उसकी बात मानेंगे या नहीं। अगर उसकी योजना सफल भी हो जाती तो वे 7 शायद उच्च कोटि के मरे हुए बन जाते, लेकिन अब से वह खुद एक साधारण मरे हुए प्राणी बनकर रह जाता जो न खा सकता था, न सो सकता था और न ही इंसानी सुखों का आनंद ले सकता था। क्या ये सब करना वाकई फायदेमंद था? 8 अमर काले जादूगरों का एक भाड़े का गिरोह महाद्वीप का सबसे कुख्यात चोरों का गिरोह बन गया था। बड़े बड़े कबीले भी उनसे भयभीत थे। उनके अनुसार यदि उस भाड़े के गिरोह के लोग अमर बनना चाहते थे तो वे पागल थे। इसी वजह से कोई भी अमर भाड़े के सैनिकों के समूह को नाराज नहीं करना चाहता था। ग्रीन ने स्वाभाविक रूप से इस भाड़े के सैनिकों के समूह के बारे में सुना था, इसीलिए झंडा देखते ही उसका चेहरा बिगड़ गया। सच कहें तो वह अमर भाड़े के सैनिकों के समूह को नाराज नहीं करना चाहता था। इससे बुढ़ा कबीले के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते थे। जमीन में गाड़ा गया झंडा वहां से गुजरने वाले लोगों को यह बताने के लिए था कि उनका समूह काम कर रहा है, इसलिए बेहतर यही होगा कि वे कोई गड़बड़ न करें, अन्यथा वे अमर भाड़े के सैनिकों के समूह को अपना दुश्मन बना लेंगे। ग्रीन ने झाओ की ओर मुड़कर कहा, गुरुजी, हमें वापस जाना होगा। मुझे आपसे कुछ कहना है। झाओ युद्ध को देख रहा था, लेकिन ग्रीन की बात सुनकर उसने सिर हिलाया और मरे हुओं को पीछे खींच लिया। वे चुपचाप ढलान से पीछे हट गए और युद्ध क्षेत्र में किसी ने उन्हें देखा तक नहीं। पहाड़ी से नीचे उतरने के बाद ग्रीन ने जंगल की ओर इशारा किया और झाओ ने मरे हुओं को उस दिशा में निर्देशित किया। जंगल में उन्हें एक एकांत स्थान मिला और फिर सभी उस स्थान में चले गए। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद ग्रीन सभी को झोपड़ी में ले गया और उन्हें अमर भाड़े के सैनिकों के समूह के बारे में जो कुछ भी पता था वह बताया। मेरिन को इस भाड़े के सैनिकों के समूह के बारे में पहले से ही कुछ जानकारी थी, लेकिन ब्लॉकहेड, रॉकहेड और मेग उन्हें बिल्कुल नहीं जानते थे क्योंकि वे राजधानी में पले बड़े थे और उन्होंने कभी इसे छोड़ा नहीं था। झाओ शांति से ग्रीन की बात सुन रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अमर भाड़े के सैनिकों का समूह इतना पागल होगा कि अपने 8 साथियों को ही मरे हुओं में बदल देगा। ग्रीन के बोलने के बाद झाओ खड़ा हुआ और अपना माथा छुआ, फिर मेज पर हाथ पटकते हुए बुदबुदाया, चलो लड़ते हैं। वे सभी झाओ की ओर हैरानी से देख रहे थे। झाओ ने ग्रीन की ओर मुड़कर कहा, दादाजी ग्रीन, आपने कहा था कि अमर भाड़े के सैनिकों के समूह के 8 लोग मरे हुए बन गए हैं। ग्रीन ने सिर हिलाया, जिससे झाओ हंस पड़ा। क्या तुम्हें याद है कि जब मैं किसी मरे हुए प्राणी को अंतरिक्ष में लाता हूं तो उसके बाद क्या होता है? झाओ की बात सुनकर ग्रीन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसकी आंखें चमक उठी। उसने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, हाँ, वे हमारे प्रति वफादार हो गए हैं। इस खबर पर मेरिन ने भी प्रतिक्रिया दी। वह निश्चित रूप से झाओ का मतलब समझ गई थी। वे 1000 से अधिक मरे हुओं को अंतरिक्ष में लाए थे और बिना किसी अपवाद के वे सभी वफादार बन गए थे। अमर भाड़े के सैनिकों के समूह के 8 सदस्य भी मरे हुए थे, तो क्या उन्हें भी अंतरिक्ष में पकड़कर वफादार बनाना संभव नहीं था? मेरिन उत्साह से भर उठी। हालांकि उन्होंने कई मरे हुए प्राणियों को पकड़ा था, लेकिन उनमें से अधिकतर जानवर थे और कुछ का रूप मानव जैसा था। लेकिन वे निम्न स्तर के थे, इसलिए उन मानव जैसे मरे हुए प्राणियों में स्वाभाविक रूप से बुद्धि नहीं थी और वे ज्यादा मददगार नहीं हो सकते थे। लेकिन अमर भाड़े के सैनिकों के समूह के मरे हुए काले जादूगर अलग थे। वे उच्च स्तर के मरे हुए प्राणी थे जिनकी बुद्धि बहुत तीव्र थी और जिन्होंने जीवन भर का ज्ञान भी संचित कर रखा था। यदि वे बुढ़ा कबीले की मदद कर सकते तो यह उनके लिए बहुत बड़ी सहायता होती। इस समय बुढ़ा कबीले के पास कोई मजबूत सेना नहीं थी। अगर वे अमर भाड़े के सैनिकों के समूह को काबू में कर लेते तो यह एक शक्तिशाली सशस्त्र सेना होने के बराबर होता। अगर कोई बुढ़ा कबीले के खिलाफ जाने की हिम्मत करता तो उसे कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता। इस विचार से सभी उत्साहित हो गए। झाओ भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। और हम माँ की परिवार की मदद कर सकते हैं, जिससे उनके साथ हमारे संबंध बेहतर हो जाएंगे। झाओ की बात सुनकर ग्रीन शांत हो गया क्योंकि उसे तुरंत एहसास हुआ कि वे माँ की कबीले की भी मदद कर सकते हैं। माँ की कंपनी महाद्वीप की सबसे प्रसिद्ध कंपनियों में से एक थी। अगर वे उनके साथ मजबूत संबंध बना लेते तो बुढ़ा कबीले के विकास में उन्हें भविष्य में मिलने वाले लाभों की वह कल्पना भी नहीं कर सकता था।
ये सिर्फ सोने की बड़ी मात्रा प्राप्त करने की संभावना ही नहीं थी, उन्हें उनके संपूर्ण सूचना नेटवर्क तक भी पहुंच मिल सकती थी। गुरुजी, हमें अब जाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मुझे डर है कि माकी कबीले के लोग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, ग्रीन ने कहा। झाओ ने सिर हिलाया। रॉकहेड, तुम दोनों अंतरिक्ष के अंदर रहकर गुलामों की देखभाल करोगे। दादा ग्रीन, चलिए चलते हैं। चारों अंतरिक्ष से बाहर आ गए। अंतरिक्ष से बाहर निकलते ही झाओ ने तुरंत अपने सभी मरे हुए सैनिकों को छोड़ दिया। मरे हुए सैनिकों की कुल संख्या 1357 थी। ये संख्या झाओ ने स्वयं नहीं गिनी थी, बल्कि उसे स्थानिक भंडार से मिली थी। झाओ द्वारा बुलाए गए सभी मरे हुए प्राणियों के साथ दृश्य विशाल था। कुछ मरे हुए प्राणी मानव रूपी थे और कुछ कीड़े मकोड़े, लेकिन उनमें से अधिकतर बड़े आकार के थे, जैसे कि वह चूहा जैसा मरे हुए प्राणी। ये सचमुच एक मरे हुए प्राणियों की सेना थी। उन्हें भाड़े के सैनिकों के समूह से लड़ना था, लेकिन मुख्य रूप से वे वहां अपनी शान दिखाने के लिए मौजूद थे। झाओ अपने मरे हुए साथी पर बैठा था, जबकि मेग, मेरिन और ग्रीन अपने अपने साथियों पर बैठे थे। झाओ के इशारे पर मरे हुए आत्माओं की विशाल सेना सीधे ढलान की ओर दौड़ पड़ी। उन्होंने देखा कि भाड़े के सैनिकों के समूह के पास भी अपनी एक मरे हुए लोगों की सेना थी, जिसमें 3000 लोग, कुछ कुत्ते, मुर्गियां, भेड़ें, गायें, सुअर और अन्य पालतू जानवर शामिल थे। ऐसा प्रतीत होता था कि यह मरे हुए लोगों की सेना उन गांवों के सभी जीवित प्राणियों से मिलकर बनी थी। अनुवादक के नोट्स। इस अध्याय का अनुवाद ट्रंग ने किया है और किनोकी ने संपादित किया है। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो कृपया टिप्पणी करें। अध्याय 65। लौरा। इस अध्याय का प्रायोजन एक गुमनाम व्यक्ति ने किया है। धन्यवाद। अमर भाड़े के सैनिकों का ये समूह आमतौर पर यही करता था। वे ग्रामीणों को मार डालते थे और उन्हें अपनी मरे हुए सैनिकों की सेना में बदल लेते थे ताकि वे अपने लक्ष्य पर हमला कर सकें। हालांकि वे निम्न स्तर के मरे हुए सैनिक थे, फिर भी उनके हमले कमजोर नहीं थे। एक साधारण मरे हुए सैनिक की शक्ति भी कम नहीं थी, साथ ही उन्हें मरने से डर नहीं लगता था और न ही उन्हें दर्द महसूस होता था। कोई भी ऐसे विरोधियों का सामना करने को तैयार नहीं था। महाद्वीप में माकी कबीले की ख्याति उनकी अपार शक्ति के लिए थी, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में कोई भी उनके काफिले पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता था। इतने लंबे समय के बाद स्वाभाविक रूप से वे थोड़े लापरवाह हो गए थे और अब प्रत्येक काफिला अपनी सुरक्षा के लिए कम लोगों को भेज रहा था। इस बार माकी परिवार एक रहस्यमय व्यक्ति के साथ गुप्त रूप से अनुवाद करने के लिए मोंटेनेग्रो किले में किसी को भेज रहा था। ये सौदा नेक्रो ऑर्ब के लिए था। नेक्रो ऑर्ब एक प्राचीन मकबरे में एक चोर को मिला था। यह एक शक्तिशाली नेक्रोमेंसर ऊर्जा से भरा हुआ गोला था, जो एक साधारण मरे हुए प्राणी को मध्यम या उच्च स्तर के मरे हुए प्राणी में बदल सकता था। माकी परिवार इस खजाने को अपने पास ही रखना चाहता था, लेकिन इसकी जानकारी उस रहस्यमय व्यक्ति को मिल गई, जो इस गोले को खरीदने के लिए भारी कीमत चुकाने को तैयार था। माकी परिवार के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने तय किया कि लेन देन के लिए मोंटेनेग्रो किला सबसे उपयुक्त स्थान होगा, क्योंकि इससे किसी का ध्यान आकर्षित नहीं होगा। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि मोंटेनेग्रो में ऐसे खजाने का सौदा होगा। उन्हें नहीं पता था कि यह खबर उस भाड़े के सैनिकों के समूह तक कैसे पहुंची। अमर भाड़े के सैनिकों के समूह के लिए नेक्रो ऑर्ब का महत्व स्पष्ट था। माकी कबीले ने मोंटेनेग्रो किले में सौदा करने जाने की बात किसी को नहीं बताई, इसलिए उन्होंने ज्यादा सैनिक नहीं भेजे और एक साधारण काफिले का वेश धारण कर लिया। उन्होंने ये जानकारी फैला दी थी कि गोले का सौदा कहीं और होगा, इसलिए उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं, जब तक कि अमर भाड़े के सैनिकों के समूह ने उन्हें रोक नहीं दिया। अमर भाड़े के सैनिकों के समूह के 8 काले जादूगर न केवल एक मरे हुए सैनिकों की सेना का नेतृत्व करते थे, बल्कि वे कभी कभी माकी कबीले के काफिले पर हमला करने के लिए काले जादू का भी इस्तेमाल करते थे, जिससे उन पर काफी दबाव बनता था। बेशक माकी कबीले ने नेक्रो ऑर्ब की रक्षा के लिए साधारण भाड़े के सैनिकों को नहीं भेजा था। उन्होंने विशेषज्ञों को भेजा था, लेकिन ये विशेषज्ञ इन सभी मरे हुए लोगों के हमलों का सामना नहीं कर सके। साथ ही भाड़े के सैनिकों के समूह द्वारा किए गए काले जादू के हमलों ने उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया था। लौरा गाड़ी पर खड़ी थी, उसके हाथों में एक लकड़ी का बक्सा था। बक्सा बहुत बड़ा नहीं था, लगभग 20 घन सेंटीमीटर का ही था, और ऐसा लग रहा था कि उसका वजन भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि वह उसे आसानी से उठा रही थी। लौरा माकी, केविन माकी नामक जादूगर की दूसरी बेटी थी। 40 वर्ष की आयु में इस अनुभवी जादूगर ने अंततः 6ठे स्तर की साधना प्राप्त कर ली थी। उनकी साधना की गति धीमी नहीं थी, लेकिन तेज भी नहीं थी। उन्हें जादू का अध्ययन करना अधिक पसंद था और व्यापार में उनकी रुचि न के बराबर थी। माकी कुल महाद्वीप में व्यापार में विशेषज्ञता रखने वाला एक प्रसिद्ध कुल था। वे अपने उन वंशजों पर अधिक ध्यान नहीं देते थे जो जादू या मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे, बल्कि व्यापारिक क्षमताओं वाले लोगों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते थे। यही कारण था कि केविन कुल के लिए कुछ हद तक शर्मिंदगी का कारण थे। हालांकि केविन की एक अच्छी बेटी थी जिसका नाम लौरा था। लौरा मात्र 17 वर्ष की थी, फिर भी वह महाद्वीप में एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली थी। वह न केवल साधना में बल्कि व्यापार में भी निपुण थी। लौरा ने केवल मार्शल आर्ट ही नहीं सीखा, बल्कि योद्धाओं के लिए हथियार बनाना भी सीखा। ये युद्ध कौशल का अभ्यास करने से भी कहीं अधिक कठिन था, जो साधकों के लिए पहले से ही काफी चुनौतीपूर्ण होता है। लौरा न केवल 6ठे स्तर की योद्धा थी, बल्कि वह भाले, मीनार की ढालें, घोड़े पर सवार होकर तीर चलाने वाले धनुष, माचेटी और अन्य हथियार बनाने में भी माहिर थी। उसकी ताकत बहुत अधिक थी, लेकिन उसकी शक्ल देखकर इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। बर्फ जैसी सफेद कोमल त्वचा, सुनहरे लहराते बाल और गहरी नीली आंखें। अपने शानदार पारिवारिक पृष्ठभूमि और मार्शल आर्ट में जबरदस्त कौशल के कारण वह कई पुरुषों की चहेती थी। लेकिन उनकी सबसे चर्चित बात उनकी व्यावसायिक प्रतिभा थी।
बहुत कम उम्र में ही वह अपने पिता को कुछ व्यावसायिक मामलों में मदद करने लगी थी। ऐसी प्रतिभा के लिए एक आम इंसान ईर्ष्या की भावना भी नहीं रख सकता, क्योंकि वह बहुत ही बेहतरीन थी। अगर कोई आपसे थोड़ा बेहतर हो तो बेशक आप उससे ईर्ष्या करेंगे, लेकिन अगर वह आपसे इतना बेहतर हो कि आपकी पहुंच से बाहर हो तो आप ईर्ष्या करने का जोखिम नहीं उठा सकते। माकी परिवार में परिवार के वारिस अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यवसाय संभालते हैं। परिवार का मुखिया ये देखता है कि व्यवसाय को संभालने और उसे सबसे अधिक लाभदायक बनाने में कौन सबसे अच्छा है। सभी जानते थे कि केविन में व्यवसाय करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए मुखिया ने उसे प्रतियोगिता में शामिल ही नहीं किया। लेकिन जब से लॉरा ने केविन को अपना व्यवसाय संभालने में मदद की है, उनकी आय हर साल बढ़ती जा रही है और अब परिवार के अन्य वारिसों से कम नहीं है। परिवार के कारोबार में केविन का हिस्सा मुख्य रूप से परसेल डची में केंद्रित था, इसलिए इस बार लेन देन केविन के हाथों में सौंपा गया था और निश्चित रूप से ये लॉरा ही थी जिन्होंने सौदे को अंतिम रूप दिया। लॉरा को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि भाड़े के सैनिकों के उस समूह के आने पर उनकी सारी व्यवस्थाएं कैसे व्यर्थ हो गईं, लेकिन उसे डर था कि इस बार वाकई खतरा मंडरा रहा है। हालांकि लॉरा छठे स्तर की योद्धा थी, लेकिन अब तक उसने किसी वास्तविक युद्ध में भाग नहीं लिया था। उसकी ताकत अच्छी थी, लेकिन लड़ाई में वह एक साधारण भाड़े के सैनिक से थोड़ी कमजोर थी। इसके अलावा वे मरे हुए लोगों से घिरे हुए थे। अगर वह भागना भी चाहती तो भाग नहीं सकती थी। लॉरा को पहली बार इतनी हताशा महसूस हो रही थी। मौत करीब आ रही थी। उसने अपने होंठ इतनी जोर से काटे कि खून की धार बहने लगी। फिर उसकी आखिरी उम्मीद भी तब टूट गई जब मरे हुओं की सेना के पीछे बड़ी संख्या में और मरे हुए प्रकट हुए। ये मरे हुए विशालकाय थे और उनके शरीर एक अजीब हरे रंग से रंगे हुए थे। लॉरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसे पता था कि वह मरने वाली है, फिर भी वह क्षीण नहीं हुई, बल्कि उसके दिल में लड़ने का जज्बा और भी मजबूत हो गया। हताशा में अक्सर दो तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं, या तो पूरी तरह से टूट जाना, जहां प्रतिरोध करने की सारी क्षमता खो जाती है और कुचले जाना, या फिर क्रोध का प्रकटीकरण होकर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज का विरोध करना, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह कोई भी प्राणी क्यों न हो। लॉरा स्पष्ट रूप से दूसरी तरह की प्रतिक्रिया महसूस कर रही थी। लॉरा मरने तक लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन तभी अचानक उसे पता चला कि नया मरे हुए प्राणी उन मरे हुए प्राणियों पर हमला कर रहे थे जिन्होंने उन्हें घेर रखा था। न केवल लॉरा, बल्कि माँ की कारवां में मौजूद हर कोई इतना हैरान रह गया कि कुछ पल के लिए उनके दिमाग को समझ ही नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दें। क्या अमर भाड़े के सैनिकों के समूह में कोई कलह चल रही थी? लॉरा ऐसा नहीं सोचती थी। वह चतुर थी और अंततः उसने पहचान लिया कि ये नए मरे हुए जीव पहले जैसे नहीं थे। उन पर हमला करने वाले मानव जैसे मरे हुए जीवों के विपरीत इनमें से अधिकांश नए मरे हुए जीव आत्मा जैसे थे। और इन आत्मा जैसे जीवों के हमले न केवल शक्तिशाली थे, बल्कि उनकी हड्डियां हरी थीं, जो दर्शाती थी कि वे विषैले थे और उनसे खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। हरे रंग के मरे हुए प्राणी लगातार आ रहे थे, जिनकी कुल संख्या 1000 से भी अधिक थी। दुर्भाग्य से यह उन मरे हुए प्राणियों की आधी संख्या से भी कम थी जिन्होंने उन्हें घेर लिया था। लेकिन लॉरा चारों ओर देख रही थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि इन मरे हुए प्राणियों को बुलाने वाले लोग जल्द ही उनकी मदद के लिए यहाँ आ जाएंगे। लॉरा ने ध्यान से पीछे की ओर देखा और पाया कि 4 लोग एक मरे हुए प्राणी पर सवार थे। उनमें से 2 खड़े थे। एक ने पूरे शरीर का कवच पहना हुआ था, जबकि दूसरे ने जादुई चोला। बाकी 2 एक मरे हुए प्राणी पर ऐसे बैठे थे जैसे यह उनके लिए स्वाभाविक हो। एक ने काले रंग का जादुई चोला पहना हुआ था और दूसरा, जो काले जादूगर के बगल में बैठा था, उसने नौकरानी का पहनावा पहना हुआ था। अचानक काली रोशनी सीधे इन 4 लोगों की ओर आई। लॉरा का चेहरा बदल गया। वह जानती थी कि भाड़े के सैनिकों का समूह इन 4 पर हमला कर रहा है, इसलिए वह चिल्लाए बिना नहीं रह सकी, सावधान रहो। हालांकि उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वह उन लोगों से काफी दूर थी, इसलिए वे उसकी चीख नहीं सुन पाए। अनुवादक की टिप्पणी: दरअसल किनोकी रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया है, इसलिए मैं आप सभी से अपने नए संपादक थीनो वन फैन का स्वागत करने का अनुरोध करता हूं, जो ISSTH के भी संपादक हैं। अनुवादक की टिप्पणी #2 इस अध्याय का अनुवाद ट्रंग ने किया है और थीनो वन फैन ने संपादित किया है। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो कृपया टिप्पणी करें। अध्याय 66 छापा। जैसे ही काली रोशनी उन 4 पर पड़ने वाली थी, अचानक पानी की एक परत ने उन्हें घेर लिया। ये ढाल देखने में पतली और पारदर्शी लग रही थी, लेकिन काली रोशनी उनकी सुरक्षा को भेद नहीं पाए। काली रोशनी गायब होते ही ग्रीन मरे हुए प्राणी के सिर पर खड़ा हो गया और अचानक उस दिशा की ओर छलांग लगाई जहां से काली रोशनी आ रही थी। हालांकि उसने अभी भी कवच पहन रखा था, फिर भी वह इतनी तेज गति से भागा कि पलक झपकते ही सबके सामने से गायब हो गया। इसी बीच मेरिन ने झाओ से कहा, गुरुजी वापस जाए। झाओ जानता था कि उसे मेरिन की बात माननी ही होगी, इसलिए उसने तुरंत अपने मरे हुए सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया। उन पर और भी काली रोशनी गिरी, लेकिन झाओ को पता चल गया कि वह कहां से आ रही है। उसने अपनी मरे हुए सैनिकों की सेना को उस दिशा में तेजी से बढ़ने का आदेश दिया जहां से काली रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि 8 काले जादूगर जंगल में छिपे हुए हैं। अचानक उसके सामने एक स्क्रीन प्रकट हुई, जिस पर अलग अलग रंगों के बिंदु चमक रहे थे। लाल बिंदु उनका और उसके द्वारा बुलाए गए मरे हुओं का प्रतिनिधित्व करते थे, हरे बिंदु माँ की कारवां के लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे, और जंगल में कुछ काले बिंदु छिपे हुए थे। वहां 8 काले बिंदु थे, लेकिन उनमें से एक लाल बिंदु के बगल में था। झाओ ने देखा कि हरा उसी दिशा में जा रहा था। एक काला बिंदु भी उसी दिशा में तेजी से बढ़ रहा था, बाकी 6 काले बिंदुओं को पीछे छोड़ते हुए। झाओ ने अपने मरे हुए सैनिकों को 7 टीमों में विभाजित होने का आदेश दिया।
6 टीमों में से प्रत्येक में 200 मरे हुए सैनिक थे, जिन्हें उसने 6 काले बिंदुओं की ओर भेजा, जबकि शेष 157 सैनिक पास ही रहे। मेघ ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी और धीरे से एक मंत्र का जाप किया, जिससे हवा का एक हल्का आवरण बन गया, जिसने उसे और झाओ को घेर लिया। आखिरकार उसका मिशन झाओ की रक्षा करना था। उन 6 काले बिंदुओं ने झाओ के इरादों को भांप लिया, इसलिए वे तुरंत उसकी ओर दौड़े। उनके विचार में झाओ से छुटकारा पाना ही जीत की एकमात्र उम्मीद थी। अगर वे मरे हुओं से घिर गए तो देर सवेर उनकी भी मौत हो जाएगी। अमर भाड़े के सैनिकों के समूह ने अनगिनत बार खतरों का सामना किया है, जैसे कि शिन्या कबीले के साथ उनका सामना। उस समय वे 7वें स्तर के काले जादूगर थे, लेकिन शिन्या कबीला फिर भी उन्हें मारने में कामयाब रहा, जिससे उन्हें खुद को मरे हुओं में बदलना पड़ा। अब उनकी असली ताकत केवल 6ठे स्तर पर थी। अगर काला जादू इतना विचित्र न होता तो उनके लिए महाद्वीप में आतंक मचाना असंभव होता। लेकिन इस बार उन्हें और भी खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ न केवल 8वें स्तर की शक्ति वाले 2 लोग थे, बल्कि उनके पास मरे हुओं की एक सेना भी थी। वे कह सकते थे कि उनकी जीत की संभावना बहुत कम थी। यही कारण था कि उन्होंने झाओ पर हमला करने की पहल की। उनका इरादा झाओ को मार गिराने की क्षमता का होना नहीं था, बल्कि वे ये देखना चाहते थे कि झाओ की जान लेने के बाद वे भाग सकते हैं या नहीं। उन्होंने पहले भी कई दुश्मनों से लड़ाई लड़ी थी, इसलिए उन्हें लगा कि अगर वे भागेंगे तो झाओ उनका पीछा करेगा। इसलिए वे पहले झाओ पर हमला करके भागने का रास्ता खोजना चाहते थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अगर वे मुड़कर भाग जाते तो झाओ उनके पीछे नहीं आता, क्योंकि वह वास्तव में झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। झाओ ने देखा कि काले धब्बे करीब आ रहे हैं। दादी मेरिन, वे आ रहे हैं। मेरिन ने सिर हिलाया, हालांकि उसे यह बताने के लिए झाओ की जरूरत नहीं थी। एक शक्तिशाली 8वें स्तर की जादूगरनी होने के नाते और साथ ही दुश्मनों से लड़ने के अपने व्यापक अनुभव के कारण वह कैसे ये नहीं जान सकती थी कि वे आ रहे हैं। हालांकि झाओ को एक आश्चर्य का सामना करना पड़ा। हालांकि वह जानता था कि अमर भाड़े के सैनिकों का एक समूह उसके करीब आ रहा है, लेकिन वह उनकी परछाई तक नहीं देख पा रहा था। उसके सामने प्रदर्शित स्क्रीन पर उसकी सुरक्षा के बाहर काले बिंदु स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, लेकिन वह एक भी व्यक्ति को नहीं देख पा रहा था, यहां तक कि उनकी परछाई भी नहीं। ये सचमुच अजीब था। हालांकि झाओ को कारण जानने की उत्सुकता थी, लेकिन वह जानता था कि अभी पूछने का समय नहीं है। उसने पहले ही मेरिन को चेतावनी दे दी थी, साथ ही उसे पता था कि वे लोग कहाँ हैं, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं थी। काले बिंदु धीरे धीरे करीब आते गए और अब वे मरे हुओं के उसके सुरक्षा घेरे के अंदर आ गए थे, लेकिन मरे हुओं को कुछ भी पता नहीं चला। ये देखकर झाओ समझ गया कि वे लोग किसी गुप्त जादुई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे होंगे, जिसकी वजह से मरे हुए उन्हें ढूंढ भी नहीं पा रहे थे। लेकिन झाओ डर के मारे उछल नहीं पड़ा। उसे मेरिन पर भरोसा था। अगर वह उन्हें नहीं ढूंढ पाती तो उसे 8वें स्तर की जादूगरनी नहीं कहा जा सकता था। इसके अलावा झाओ के मरे हुए सैनिकों के पास अभी भी एक चाल थी जिसका वह इस्तेमाल कर सकता था। उसके मरे हुए प्राणी एक प्रकार की आत्मा थे। उनमें आध्यात्मिक आक्रमण की क्षमता थी, जिससे जादूगरों को सामना करने में डर लगता था। झाओ अपनी स्क्रीन पर टकटकी लगाए खड़ा था, मानो किसी भी क्षण हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हो। इस समय वह रहस्यमय लग रहा था, क्योंकि उसने काले जादूगर का वेश धारण किया हुआ था और साथ ही वह इस तरह की लड़ाई के बीच भी बिना हिले डुले बैठा था। मेरिन को काफी देर से लोगों के करीब आने का एहसास हो रहा था, लेकिन वह हिली नहीं। उसे झाओ की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि मेघ उसके साथ थी। और अगर मेघ उसकी रक्षा करने में नाकाम रहती तो वह हमेशा अंतरिक्ष के अंदर जा सकता था। उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। इस समय झाओ ने देखा कि काले धब्बे उससे 10 मीटर दूर रुक गए हैं। उसे लगा कि अब समय आ गया है, इसलिए वह उठा और चिल्लाया, हमला करो। अपने मरे हुओं को आदेश देने के लिए उसे वास्तव में चिल्लाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह हमेशा से यह आदेश देना चाहता था, साथ ही वह खुद को भी प्रोत्साहित कर रहा था। उसके गुस्से के आवेश में आकर मेरिन ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। वहीं झाओ को अचानक महसूस हुआ कि उसका अमर प्राणी एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति का विस्फोट कर रहा है। मेरिन हैरान थी, लेकिन फिर उसे समझ आ गया कि झाओ क्या कर रहा है, इसलिए उसने अपना मंत्र बदल दिया। पहले तो वह उन लोगों को घायल करने के लिए जादुई हमले का इस्तेमाल करने वाली थी और फिर उन्हें अंतरिक्ष में कैद करने वाली थी, लेकिन अब उसने एलियन को हमला करने दिया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि एक आध्यात्मिक हमला किसी जादूगर पर क्या असर करेगा। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि झाओ को उन लोगों का पता कैसे चला। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत एक और मंत्र का जाप किया। उसके बगल में 6 जल ड्रैगन प्रकट हुए, जो सीधे उन 6 आदमियों की ओर दौड़ पड़े। जिस समय मेरिन ने जल ड्रैगन बनाए, उसी समय 6 आदमी झाओ के चारों ओर 10 मीटर से भी कम दूरी पर अर्धवृत्त में प्रकट हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि वे जादू से हमला करने वाले थे, लेकिन तभी अचानक उन पर आध्यात्मिक हमला हुआ, जिससे वे घायल हो गए। जैसे ही उनका भेद खुला, 6 जलद्रोमों ने उन्हें घेर लिया। झाओ ने जैसे ही अंतरिक्ष में एक छेद खोला, मेरिन ने तुरंत उन 6 आदमियों को अंदर फेंक दिया। झाओ और मेरिन को राहत मिली। उनके हमले का समय बिल्कुल सही था। उन लोगों के जादू करने से ठीक पहले उन पर अचानक एक आध्यात्मिक हमला हुआ, जिससे मेरिन को उन लोगों को फंसाने और उन्हें अंतरिक्ष में फेंकने का मौका मिल गया। सबसे अहम कारक स्क्रीन प्रोजेक्शन था। भले ही वे लोग अदृश्य थे, लेकिन वे झाओ की निगाहों से छिपे नहीं रह सकते थे। आध्यात्मिक हमले के साथ मिलकर इसने उनकी युद्ध क्षमता को दोगुना कर दिया था। अनुवादक की टिप्पणी, ऐसा प्रतीत होता है कि अमर भाड़े के सैनिकों के समूह द्वारा नियंत्रित मरे हुओं को दर्शाने वाले कोई बिंदु नहीं है। बेचारे मरे हुए। लेखक शायद बिंदु देना भूल गया।
अनुवादक की टिप्पणी #2 इस अध्याय का अनुवाद ट्रंग ने किया है और तीनों वनफैन ने संपादित किया है। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो कृपया टिप्पणी करें। अध्याय 67 अनडेड लेवल अप। इस अध्याय को दुनिया भर के प्रशंसकों ने प्रायोजित किया है। क्रिस एचएन डेनमार्क, पोन्थेप सी थाईलैंड, डेविड एफ यूएस और पो ईएनपी ऑस्ट्रेलिया। धन्यवाद। लॉरा के लगभग सभी सैनिक घायल थे। ये सैनिक लॉरा के प्रति वफादार थे, मां की कबीले के प्रति नहीं। बचपन से ही लॉरा जानती थी कि कबीले द्वारा दिए गए सैनिक भरोसेमंद नहीं होते, इसलिए वर्षों से वह अपनी खुद की सेना तैयार करने की कोशिश कर रही थी। इस बार के सौदे की गंभीरता को देखते हुए उसे अपने सबसे वफादार सैनिकों को साथ ले जाना पड़ा, लेकिन वे लगभग मर ही गए थे। झाओ द्वारा अमर भाड़े के सैनिकों के एक समूह को अंतरिक्ष में फेंकने के बाद उसे यह आवाज सुनाई दी, अंतरिक्ष में उन्नत श्रेणी के रोबोटिक उपकरण खोजे गए हैं। नए प्रत्यारोपण कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रत्यारोपण सफल रहा। रोबोटिक उपकरणों में कोई विषैला प्रभाव नहीं है। अब इन्हें विषयों से मजबूत किया जाएगा। इन उन्नत श्रेणी के रोबोटिक उपकरणों पर निष्कर्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मूल श्रेणी के रोबोटिक उपकरणों को अब मजबूत किया जाएगा। झाओ उस आवाज का मतलब समझ गया। वह सचमुच सफल हो गया था। अमर भाड़े के सैनिकों के समूह के 6 मरे हुए लोग अंतरिक्ष में प्रवेश करते ही सचमुच हमारे ही जैसे बन गए थे। साथ ही दलदल के विषयों से उन्हें और भी शक्ति मिली थी, जिससे उनकी आक्रमण शक्ति बढ़ गई थी। इतना ही नहीं, जब अंतरिक्ष को पता चला कि ये 6 मरे हुए लोग बाकी लोगों से ज्यादा उन्नत हैं, तो उसने अपने सभी मरे हुए लोगों का स्तर भी बढ़ा दिया। झाओ को अभी खुशी मनाने का समय भी नहीं मिला था कि नीली परछाई उसकी ओर तेजी से बढ़ी और मास्टर चिल्लाए। ये ग्रीन था जिसने 2 काली आकृतियों को पकड़ रखा था। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे अमर भाड़े के सैनिकों के समूह के बचे हुए सदस्य थे। एक विचार के साथ झाओ ने एक छेद खोला, फिर ग्रीन ने उन दोनों सदस्यों को अंतरिक्ष में फेंक दिया। आवाज फिर से सुनाई दी, जिससे उसे पता चला कि सुधार प्रक्रिया फिर से शुरू हो रही है। तभी झाओ के चारों ओर मौजूद सभी मरे हुए प्राणियों से एक हल्की सी रोशनी निकली। रोशनी इतनी छोटी और क्षणिक थी कि अगर झाओ अपने मरे हुए प्राणी पर न बैठा होता तो शायद उसे इसका पता भी न चलता। प्रकाश गायब होने के बाद झाओ ने पाया कि मरे हुए लोगों में बदलाव आ गया था। उनके शरीर का रंग गहरा हरा हो गया था और उनकी आंखों के स्थान पर मौजूद लाल आत्मा की अग्नि अधिक प्रचंड दिखाई दे रही थी। उसके मृत शरीर का रंग गहरा हरा हो गया। उसमें केवल एक ही अंतर था और वह था उसके सिर पर बना सफेद पैटर्न। यह पैटर्न आंख के आकार का था। यह एक जटिल पैटर्न था जिसे अगर आप देर तक देखते रहते तो ऐसा लगता मानो ये घूम रहा हो और आपकी आत्मा को अंदर खींच रहा हो। इसके अलावा उसका शरीर पहले से कहीं बड़ा हो गया था। पहले ये सिर्फ 10 मीटर लंबा था, लेकिन अब इसकी लंबाई 15 मीटर हो गई थी। लेकिन सिर्फ यही बदलाव नहीं था, शरीर का सीना पूरी तरह बंद हो गया था, क्योंकि पसलियों के बीच हरे क्रिस्टल की दीवारें बन गई थीं, जिससे कोई खाली जगह नहीं बची थी। सीने के अंदर की जगह अब 2 मीटर ऊंची, 4 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी थी, जिसमें एक सपाट फर्श और एक चापाकार छत थी। सीने के अंदर न सिर्फ बैठा जा सकता था, बल्कि खड़ा होकर घूमा फिरा भी जा सकता था। उस मृत प्राणी की गर्दन पर एक अजीबोगरीब हड्डियों का कवच दिखाई दिया। इससे उस प्राणी पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वह अपनी गर्दन घुमाकर चारों ओर देख सकता था, लेकिन इस हड्डियों के कवच ने एक गलियारे जैसा ढांचा बना दिया था, जिससे उसकी छाती से सीधे उसके मुंह तक पहुंचा जा सकता था। मुंह बहुत बड़ा था। जब तक मुंह खुला रहता, वह 3 मीटर चौड़ा, 5 मीटर लंबा और 1 मीटर ऊंचा स्थान बना सकता था, जिससे कोई व्यक्ति वहां बैठकर बाहर का नजारा देख सकता था। उस मरे हुए प्राणी की पीठ पर भयानक हड्डियों के कई नुकीले कांटे निकले हुए थे, जो चमकती हुई हरी रोशनी से जगमगा रहे थे, और उसकी पूंछ पर 3 लंबे नुकीले कांटे थे, जो ऊपर, बाएं और दाएं की ओर इशारा कर रहे थे। उन्हें देखते ही उनकी ताकत और घातकता का अंदाजा लग जाता था। झाओ और मेग उस मरे हुए प्राणी में आए बदलावों को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह इस हालत में कैसे पहुंच गया, या लकड़ी के तख्ते कब जमीन पर गिरे थे। यह अब सिर्फ यात्रा करने का एक आरामदायक रास्ता ही नहीं, बल्कि एक जानलेवा हथियार भी बन गया था। मेरिन और ग्रीन आश्चर्यचकित थे। मरे हुए बदलाव उनकी कल्पना से बिल्कुल परे थे। झाओ ने कुछ पल रुककर खुद को संभाला, फिर एक विचार के साथ उसने तुरंत बाकी बचे हुए मरे हुए लोगों को अपने स्थान पर रख दिया, और फिर उसने मेरिन और ग्रीन को पुकारा। दादी मेरिन, दादा ग्रीन, चलो मरे हुए लोगों के मुंह में चलते हैं। उस मरे हुए प्राणी के 2 प्रवेश द्वार थे। सामने का प्रवेश द्वार मुंह था, जबकि दूसरा छाती के पीछे था। झाओ ने देखा कि वहां हड्डियों के कुछ टुकड़े थे, जिन्हें खोलकर एलियन के पीछे से प्रवेश किया जा सकता था। हालांकि झाओ पीछे से अंदर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वह जानवरों के मलमूत्र त्यागने का स्थान था। वह वहां से न तो अंदर जाना चाहता था और न ही बाहर आना चाहता था। ग्रीन और मेरिन झाओ के साथ उस मृत शरीर के अंदर गए, जिसने तुरंत अपना मुंह खोलकर उन्हें अंदर आने दिया। संदूक पूरी तरह से बंद लग रहा था, बस हल्की सी हवा महसूस हो रही थी। अंदर पहुंचते ही ग्रीन और मेरिन आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सच में यह उम्मीद नहीं की थी कि संदूक के अंदर का स्थान ऐसा हो जाएगा। क्या इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आ गया? उन्होंने झाओ की ओर देखा, जो मुस्कुराया। मैंने सोचा भी नहीं था कि अमर भाड़े के सैनिकों के उस समूह को अंतरिक्ष में भेजने के बाद ऐसा हो जाएगा। अंतरिक्ष ने सभी मरे हुओं को और भी ताकतवर बना दिया, इसलिए ऐसा हुआ है। अब हमें बाहर बैठने की जरूरत नहीं है, हम यहीं बैठकर बाहर का नजारा देख सकते हैं। ग्रीन ने चारों ओर देखते हुए सिर हिलाया। हालांकि यह ज्यादा नहीं है, फिर भी बाहर का नजारा दिखता है। अच्छा स्वामी जी, अगर हम इस तरह माँ की कबीले से मिलने चले तो बहुत अच्छा होगा। झाओ मुस्कुराया। तो चलिए उनसे मिलने चलते हैं।
उसने अपने मरे हुए सैनिकों को ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। लौरा और बाकी सबने ढलान के पीछे क्या हुआ यह नहीं देखा। आखिरी चीज जो उन्होंने देखी वह थी एक नीली परछाई जो दो काले मानवाकार आकृतियों को पकड़े हुए ढलान के पीछे जा रही थी। फिर उनकी मदद करने वाले सभी मरे हुए लोग गायब हो गए। लौरा लोगों को ये देखने के लिए भेजने ही वाली थी कि तभी ढलान के पीछे से एक मगरमच्छ का कंकाल रेंगता हुआ निकला। वह मगरमच्छ का कंकाल उसे बहुत जाना पहचाना लग रहा था, बिल्कुल वैसा ही जिस पर काला जादूगर बैठा था, लेकिन वह बदल गया था और भी खूंखार दिख रहा था। हालांकि उसने उस मरे हुए जीव का रूप ठीक से नहीं देखा था, लेकिन उसे साफ याद था कि उसकी पीठ पर इतने बड़े हड्डी के उभार नहीं थे। फिर भी लौरा को पूरा यकीन था कि वह मरे हुए जीव उसी काले जादूगर का था जिसने उनकी मदद की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अमर भाड़े के सैनिकों के समूह को कभी भी ऐसे मरे हुए जीव का इस्तेमाल करते नहीं देखा था। अगर उनके पास वह मरे हुए जीव होता तो वे शुरू से ही उसका इस्तेमाल उन पर हमला करने के लिए करते। लौरा और उसके साथी घबराए हुए थे। आखिर वह मरे हुए प्राणी का शरीर बहुत डरावना था। सूरज की रोशनी में उसकी गहरे हरे रंग की हड्डियां ठंडी चमक रही थी, जबकि उसका 4 मीटर लंबा मुंह नुकीले दांतों की कतारें दिखा रहा था। और हालांकि उसके पैर ऊंचे नहीं थे, फिर भी उसके लंबे नुकीले पंजे उसकी तबाही की क्षमता का स्पष्ट प्रमाण दे रहे थे। एक ऐसा राक्षस उनकी ओर आ रहा था। लौरा और उसके साथियों ने अपने हथियार कसकर पकड़ रखे थे, उनके दिल कांप रहे थे। उनकी निगाहों के सामने वह मरे हुए प्राणी ने उनसे 5 मीटर दूर आकर खुद को रोक लिया। जब उसका मुंह खुला तो वे डर से कांप उठे, लेकिन तभी ग्रीन उस मरे हुए प्राणी के मुंह से बाहर निकला। अनुवादक के नोट्स। इस अध्याय का अनुवाद ट्रंग ने किया है और तीनों वन फैन ने संपादित किया है। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो कृपया टिप्पणी करें। अध्याय 68 मूर्ति। ग्रीन ने चारों ओर देखा और लौरा को पहचान लिया। नमस्कार माँ की परिवार, मेरे गुरुजी आपसे बात करना चाहते हैं। उसने झाओ को अपने गुरुजी कहकर पुकारा, ठीक वैसे ही जैसे कोई जादूगर का अनुयायी आदरपूर्वक करता है। लौरा ग्रीन का मतलब तो समझ गई थी, लेकिन वह हिचकिचा रही थी। उसके पास एक खजाना था और अगर दूसरी तरफ वाले उस खजाने को हासिल करना चाहते थे तो क्या ग्रीन के साथ जाना उसके लिए बहुत खतरनाक नहीं होगा। ग्रीन एक अच्छा इंसान था। लौरा को देखते ही वह उसकी झिझक को समझ गया, लेकिन उसने इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया। हालांकि लौरा ग्रीन के साथ झाओ से मिलने जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन चूंकि दूसरी तरफ वालों ने उनकी जान बचाई थी, इसलिए उसे उनका आभार व्यक्त करना जरूरी था। लौरा अपनी गाड़ी से नीचे उतरी, फिर ग्रीन के पास गई और झुककर प्रणाम किया। शक्तिशाली योद्धा लौरा माकी का आभार स्वीकार कीजिए। मुझे नहीं पता कि मुझे कभी इस प्रतिष्ठित जादूगर से मिलने का अवसर मिलेगा या नहीं। हालांकि लौरा बहुत विनम्र थी, लेकिन उसके शब्दों का अर्थ स्पष्ट था। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो तुम्हें बाहर आकर मुझसे मिलना होगा। ग्रीन ने लौरा की ओर देखा और फिर सिर हिलाया। उसने भी सोचा कि उन्हें लौरा के पास जाना चाहिए। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि अमर भाड़े के सैनिकों के समूह ने उस पर हमला क्यों किया, लेकिन लौरा और बुडा कबीले के साथ संबंध स्थापित करने का यह एक अच्छा मौका था। अमर आत्मा के सीने के अंदर झाओ, मेरिन और मेग ग्रीन का इंतजार कर रहे थे। झाओ असल में लौरा से मिलने बाहर जाना चाहता था, लेकिन ग्रीन को लगा कि यह अपमानजनक होगा, इसलिए उसने झाओ को अपने लौटने तक यहीं इंतजार करने को कहा। ग्रीन के अंदर वापस आने पर उसने कहा, गुरुजी, बाहर जो है उसका नाम लौरा है, वह माकी कबीले की प्रतिभाशाली सदस्य है। जब आप उससे मिलने जाएं, अगर वह अमर भाड़े के सैनिकों के समूह के बारे में पूछे तो कहना कि हमने उन्हें खदेड़ दिया। यह मत कहना कि हमने उन्हें अपना वफादार बना लिया। झाओ ने सिर हिलाया। चिंता मत करो दादा ग्रीन, मुझे पता है क्या कहना है। वह बाहर चला गया। उसके पीछे ग्रीन और मेग भी चले गए और मेरिन वहीं रह गई। वहां खड़ी लौरा थोड़ी घबराई हुई थी। उसे नहीं पता था कि जादूगरनी उसे क्या जवाब देगी, क्योंकि वह जानती थी कि वह जो कर रही थी वह असभ्य था, लेकिन वह अपने पास मौजूद खजाने को जोखिम में नहीं डाल सकती थी। हालांकि वह ये भी जानती थी कि काले जादूगर आमतौर पर झगड़ालू होते हैं और हो सकता है उसने उसे नाराज कर दिया हो। अगर काला जादूगर उससे निपटना चाहता तो उसे डर था कि वह आज यहां से नहीं जा पाएगी। इस विचार ने लौरा को थोड़ा अफसोस पहुंचाया। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ अगर काला जादूगर चाहे तो वह नेक्रो ऑर्क को अपने पास नहीं रख पाएगी। जब लौरा पश्चाताप कर रही थी तभी अचानक उसने देखा कि 3 लोग मरे हुओं के मुंह से बाहर आ रहे हैं। उनमें से एक काला जादूगर था। हालांकि जादूगर का शरीर बहुत लंबा नहीं था, लेकिन उसने एक लंबा काला चोला पहना हुआ था और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी। व्यापार में अपने अनुभव के कारण लौरा एक नजर में ही समझ गई कि चोगा और जादुई छड़ी सस्ते और घटिया गुणवत्ता के थे। लेकिन जादूगर के स्वभाव से लौरा ने इन दोनों बातों को लगभग पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उनका अनोखा स्वभाव देखने में तो बेहद विनम्र लगता था, लेकिन साथ ही साथ विरोधाभासी भी प्रतीत होता था। इसी बीच लौरा ने एक और बात पर ध्यान दिया। हालांकि काले जादूगर ने पूरे शरीर को ढकने वाला चोगा पहना हुआ था, फिर भी उसका हाथ दिखाई दे रहा था जो जादू की छड़ी पकड़े हुए बाहर निकला हुआ था। इस हाथ को देखकर लौरा की आंखें सिकुड़ गईं। हाथ बूढ़ा नहीं था और उस पर झुर्रियां भी नहीं थी। हालांकि यह एक पुरुष का हाथ था, लेकिन त्वचा बहुत गोरी और कोमल थी। अगर यह हाथ इस जादूगर की उम्र को दर्शाता तो लौरा आसानी से बता सकती थी कि इस हाथ के मालिक की उम्र 30 साल से अधिक नहीं थी। 30 वर्ष से कम आयु का एक उन्नत काला जादूगर एक ऐसी कल्पना थी। यह महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली जादूगरों के बराबर था और इसका भविष्य असीम रूप से उज्ज्वल था। एक बड़े कबीले के लिए ऐसा व्यक्ति उस कबीले के विकास में सहायक सिद्ध होगा।
लेकिन लॉरा कई सालों से पारिवारिक व्यवसाय की देखभाल कर रही है, इसलिए इतना बड़ा दृश्य देखने के बाद भी उसे खुद को सामान्य स्थिति में वापस लाने में केवल कुछ ही पल लगे। लॉरा के विपरीत झाओ बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था। उसके उत्साहित होने का कारण लॉरा का रूप रंग था। हालांकि लॉरा खूबसूरत थी, लेकिन अपने पिछले जन्म में झाओ ने कई तरह की सुंदरियों को देखा था। झाओ के उत्साह का कारण यह नहीं था, बल्कि लॉरा का एक खास व्यक्तित्व था। अपने पिछले जन्म में जब झाओ संगीत का शौकीन था तो उसे संगीत पसंद था। वह ज्यादातर चीनी गाने सुनता था, इसलिए उसे विदेशी गायकों के बारे में बहुत कम जानकारी थी। लेकिन उन्हें एक नाम जरूर पता था, टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट एक कंट्री म्यूजिक गायिका थी। जब झाओ लगभग 20 साल के थे, उसी समय टेलर भी 20 साल की थी। झाओ को टेलर बहुत प्यारी लगी और उनका गाना भी बहुत आकर्षक था, इसलिए उन्हें उनसे तुरंत प्यार हो गया। झाओ के कंप्यूटर डेस्कटॉप पर टेलर की तस्वीर लगी हुई थी। लॉरा की शक्ल लगभग टेलर की शक्ल से मिलती जुलती थी। वह इतनी मिलती जुलती थी कि झाओ उसे बार बार निहारता रहा, उसकी लंबाई से लेकर सुनहरे बालों तक, सब कुछ। वह बिल्कुल टेलर जैसी ही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि लॉरा मार्शल आर्ट का अभ्यास करती थी और इसी वजह से उसमें एक अजीब सा आकर्षण था। जब तक मर्द उसे देखते, वे उसे पाना चाहते। अपने आदर्श को अपनी आंखों के सामने खड़ा देखकर झाओ का उत्साहित होना स्वाभाविक था। हालांकि वह जानता था कि उसके सामने खड़ी महिला टेलर नहीं थी, फिर भी वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। सौभाग्यवश उसने जादूगरों का चोला पहन रखा था, जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। अगर लॉरा झाओ के चेहरे पर दिख रहे प्रसन्न और खालीपन भरे भाव को देख लेती तो उसके बारे में उसकी राय बुरी तरह बिगड़ जाती। लॉरा ने गहरी सांस ली और झाओ को प्रणाम किया। प्रिय जादूगर, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। कृपया मेरी हार्दिक कृतज्ञता स्वीकार करें। झाओ ने भी गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और जल्द ही संभल गया। उस जैसी स्टार के सामने उसे ज्यादा पागलपन नहीं करना चाहिए था, बल्कि समझदारी से काम लेना चाहिए था। साथ ही वह ये भी जानता था कि उसके सामने खड़ी महिला टेलर नहीं बल्कि लॉरा थी। मिस लॉरा बहुत ही विनम्र है। हम संयोगवश यहाँ से गुजर रहे थे और हमारी मुलाकात उस कुख्यात भाड़े के सैनिकों के समूह से हो गई। दुर्भाग्यवश हम उन्हें नष्ट नहीं कर सके और उन्हें भागने दिया, झाओ ने कहा। लॉरा एक पल के लिए चौंक गई। उसने ग्रीन को ढलान के पीछे दो वस्तुएं ले जाते हुए देखा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वे अमर भाड़े के सैनिकों के समूह का हिस्सा होंगी। अगर ऐसा है तो भाड़े के सैनिकों के समूह का खात्मा होना अच्छा ही था। और लॉरा ने अपनी पिछली अटकल की भी पुष्टि कर दी कि काला जादूगर काफी युवा था, जो उसे उसकी आवाज से पता चल गया था। लॉरा ने झाओ को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें किसी बात का पछतावा करने की जरूरत नहीं है। मैं अमर भाड़े के सैनिकों के समूह को महाद्वीप में इतने लंबे समय तक मनमानी करने नहीं दूंगी। इस बार उन्हें वाकई पछतावा होगा। चूंकि तुमने उन लोगों के खिलाफ हमारी मदद की है, इसलिए तुम्हें शायद डर हो कि इससे तुम्हें और परेशानी होगी, पर चिंता मत करो। मेरे अपने कबीले में लौटने के बाद वे अमर भाड़े के सैनिकों के समूह को खत्म करने के लिए एक दल भेजेंगे, इसलिए निश्चिंत रहो। झाओ हल्के से मुस्कुराया। सुश्री लॉरा बहुत दयालु हैं। मेरी नजर में एक मामूली भाड़े के सैनिकों का समूह कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। झाओ की बात सुनकर लॉरा ने सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। अगर कोई और यह कहता तो वह यकीन नहीं करती, लेकिन झाओ ने कहा था इसलिए उसने उस पर विश्वास कर लिया। उसने झाओ की शक्ति देखी थी। उसके पास न केवल 8वें स्तर का योद्धा था, बल्कि वह उन सभी मरे हुओं को भी बुला सकता था। ग्रीन आसमान की ओर देख रहा था, फिर उसने झाओ की ओर मुड़कर कहा, गुरुजी, काफी देर हो चुकी है। क्या हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए? झाओ समझ गया था कि ग्रीन का जाने का क्या मतलब था। इस बार वे सिर्फ माँ की कबीले से मिलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि लोग ये सोचे कि वे माँ की कबीले से बदला लेने के लिए धमकी दे रहे हैं। झाओ को जाते देख लॉरा ने तुरंत कहा, प्रिय जादूगर, हम आज यही डेरा डालने की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो कृपया हमारे साथ ठहरे। मैं आभार व्यक्त करने के लिए आपको रात्रि भोज पर आमंत्रित करना चाहूंगी। झाओ ने सिर हिलाया। सुश्री लॉरा दृढ़ निश्चयी हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि भविष्य में हमें फिर से मिलने का मौका मिलेगा। इतना कहकर वह मुड़ा और अपने साथी की ओर चल पड़ा। लॉरा ने बेचैनी से 2 तेज कदम आगे बढ़ाए और झट से झाओ का चोला खींच लिया। प्रिय जादूगर, कृपया प्रतीक्षा करें। जब उसने झाओ को पकड़ा तो लॉरा को पता नहीं था कि यह भ्रम था या नहीं, लेकिन उसे झाओ के शरीर से एक ताजी खुशबू आ रही थी, जैसे वसंत ऋतु में घास के मैदान की खुशबू, जो लोगों को तरोताजा और जीवंत महसूस कराती है। अनुवादक की टिप्पणी, स्टारबक्स प्रेमियो। अनुवादक की टिप्पणी #2। इस अध्याय का अनुवाद ट्रंग ने किया है और तीनों वन फैन ने संपादित किया है। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो कृपया टिप्पणी करें। अध्याय 69, उनकी योजनाएं। इस अध्याय का प्रायोजन अहमद सऊदी अरब ने किया है। धन्यवाद। यह एक बहुत ही अजीब एहसास था। लॉरा ने कभी नहीं सोचा था कि महज एक गंध उसे इतनी सारी बातें याद दिला देगी। झाओ के शरीर से आ रही गंध समुद्र जैसी थी, जिससे उसका मन प्रसन्न हो उठा। लॉरा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन झाओ ने लॉरा के खूबसूरत चेहरे की ओर मुड़कर देखा। मिस लॉरा, आप क्या कर रही हैं? लॉरा संभली, फिर शर्मा गई और झट से झाओ के कपड़े छोड़ दिए। माफ कीजिए प्रिय जादूगर, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? बेशक, मेरा नाम झाओ है। झाओ ने अपने पिछले जन्म का नाम इस्तेमाल किया। अगर वह कहता कि वह आदम बुद्धा था तो उसे डर था कि लोग उसे ढूंढ निकालेंगे। वह मूर्ख नहीं था। लॉरा ने एक स्वर्ण पदक निकाला और उसे झाओ को सौंप दिया। श्रीमान झाओ, यह इस बात का प्रमाण है कि आप स्वर्ण वीआईपी हैं।
महाद्वीप में स्थित हमारी माँ की कंपनी की किसी भी शाखा को ये स्वर्ण पदक दिखाएं और आपको 20% की छूट मिलेगी। साथ ही यदि आप परसेल डची में कुछ भी बेचना चाहते हैं तो जब तक ये पदक आपके पास रहेगा, माँ की कंपनी आपके किसी भी सामान को खरीदने के लिए पूरी कीमत चुका देगी। मुझे पता है कि यह आपकी उदारता का पर्याप्त प्रतिफल नहीं है, लेकिन मेरी संतुष्टि के लिए कृपया इसे स्वीकार करें। लॉरा स्वर्ण पदक को अपने सिर के ऊपर उठाते हुए झुकी। झाओ को यह स्वर्ण पदक चाहिए था। इससे भविष्य में उसके लिए काम आसान हो जाएगा। उसे समझ आ रहा था कि इस बार लॉरा को कोई जरूरी काम करना है, वरना वह मोंटेनेग्रो किले तक पहुंचने के लिए इतनी बेचैन नहीं होती। भारी नुकसान झेलने के बावजूद भी वह वापस नहीं जाना चाहती थी और यहीं रुककर डेरा डालना चाहती थी ताकि कल रवाना हो सके। लेकिन झाओ ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने बस स्वर्ण पदक उठाया और कहा, धन्यवाद महोदया। सोने के उस टुकड़े को ध्यान से देखने पर उसने पाया कि स्वर्ण पदक हथेली के आकार का था, पूरी तरह से शुद्ध सोने से बना था और उसकी आकृति खिले हुए बाना फूल जैसी थी और उसके केंद्र में माँ की शब्द अंकित था। झाओ के स्वर्ण पदक जीतने के बाद लॉरा ने अपना शरीर सीधा किया और राहत की सांस ली। उसे वास्तव में डर था कि झाओ पदक स्वीकार नहीं करेगी। लॉरा ने जाओ को स्वर्ण पदक केवल धन्यवाद के रूप में नहीं दिया, बल्कि इसका मुख्य कारण जाओ के साथ संबंध स्थापित करना था। वह एक उन्नत और युवा काला जादूगर था, साथ ही उसके साथ ग्रीन नाम का एक अनुभवी योद्धा भी था। अगर वह जाओ के साथ संबंध स्थापित कर पाती तो यह उसके लिए अच्छा ही होता। आर्क महाद्वीप में शक्ति का सम्मान किया जाता था। अगर लॉरा उन्नत काले जादूगर झाओ से दोस्ती कर लेती तो इससे उसके कबीले में उसकी स्थिति में बहुत सुधार होता। इसलिए जब उसने देखा कि झाओ ने स्वर्ण पदक स्वीकार कर लिया है तो उसे राहत मिली। जब तक झाओ स्वर्ण पदक का उपयोग करता रहेगा, वह उसे ढूंढ पाएगी और फिर धीरे धीरे उसके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर पाएगी। स्वर्ण पदक को देखने के बाद झाओ ने उसे अपनी आस्तीन में छिपा लिया ताकि अंतरिक्ष में फेंकते समय वह दिखाई न दे। स्वर्ण पदक जीतने के बाद झाओ ने कहा, मिस लॉरा, मुझे यकीन है कि आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन हमें बाद में मिलने का मौका जरूर मिलेगा। मुंह फेरकर लॉरा ने इस बार उसे रोका नहीं, बल्कि झाओ की पीठ की ओर देखते हुए कहा, अगर श्री झाओ मुझसे मिलना चाहें तो माँ की परिवार की किसी भी दुकान में मेरा नाम कैजुअली ले लेना और आप मुझे संदेश भेज सकते हैं। झाओ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बस धीरे से हाथ हिलाते हुए मरे हुए प्राणी के मुंह में घुस गया। मेघ और ग्रीन के झाओ के पीछे पीछे मरे हुए प्राणी के शरीर में घुसते ही मरे हुए प्राणी ने तुरंत युद्ध क्षेत्र छोड़ दिया। लॉरा ने देखा कि वह मरे हुए प्राणी दूर जा रहे हैं। उनके चले जाने के बाद लॉरा ने राहत की सांस ली। तभी एक 15 वर्षीय लड़की, जिसने नौकरानी की पोशाक पहनी हुई थी, लॉरा के पास आए और उसके हाथ में एक डिब्बा था जिसमें मृत आत्माओं से भरा एक गोला था। लड़की लॉरा के चारों ओर घूमी और बोली, मैडम, क्या हमें सचमुच यही डेरा डालना पड़ेगा? लॉरा ने युद्ध क्षेत्र में पड़े शवों और हड्डियों को देखा। उसकी आंखों में निर्ममता झलक रही थी। जरूर, हम आज रात यहीं विश्राम करेंगे। कल सुबह हम जितनी जल्दी हो सके मोंटेनेग्रो किले के लिए रवाना होंगे। ढलान के पीछे निगरानी रखने के लिए किसी को भेज देना। एक योद्धा ने सलाम किया, फिर मुड़ा और ढलान के पीछे की ओर भाग गया। लॉरा ने नौकरानी के वेश में खड़ी लड़की की ओर मुड़कर कहा, नीर, क्या तुम डरी हुई हो? नीर का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया। हालांकि लॉरा को नीर के चेहरे पर अभी भी परेशानी के भाव दिखाई दे रहे थे। उसने नीर के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चिंता मत करो नीर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। हालांकि नीर लॉरा की नौकरानी थी, लेकिन दोनों साथ साथ पली बड़ी थी। इसी वजह से लॉरा हमेशा नीर को अपनी बहन की तरह मानती थी और उसे दिलासा देती थी। हालांकि लॉरा को यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि इस बार उन्हें वाकई डरने की कोई वजह थी। इस सौदे के दांव पर लगे होने के कारण कबीले के केवल कुछ खास सदस्यों को ही इसके बारे में पता था, लेकिन किसी तरह अमर भाड़े के सैनिकों का समूह कई दिनों पहले से ही उन पर हमला करने की गात लगाए बैठा था, इसलिए जाहिर तौर पर उन्हें उनकी योजनाओं की जानकारी थी। अमर भाड़े के सैनिकों का वह समूह भविष्यवक्ता नहीं था। वे अपनी लूटपाट के लिए केवल अनुमानों पर ही निर्भर थे, इसलिए किसी ने उन्हें योजना के बारे में जरूर बताया होगा। हालांकि लॉरा को अभी भी पक्का पता नहीं था कि वह व्यक्ति कौन था, लेकिन वह कम से कम कुछ संभावित लोगों का अनुमान लगा सकती थी। दरअसल लॉरा समझ गई थी कि उसके अपने ही खानदान के कुछ लोग उसकी मौत की कामना कर रहे थे। उसके पिता खानदान के दूसरे वारिस थे, लेकिन उन्हें पारिवारिक व्यवसाय में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि जब से उसने कारोबार संभाला है, उसके पिता की दूसरे वारिस के रूप में स्थिति अधिक स्थिर हो गई है, जिससे कई अन्य वारिसों पर काफी दबाव बढ़ गया है। एक बड़े कुल में सबसे क्रूर क्या होता था? निस्संदेह परिवार के सदस्यों के बीच प्रतिस्पर्धा सबसे क्रूर होती थी। लॉरा, हालांकि वह अभी छोटी थी, पारिवारिक व्यवसाय संभालने के बाद से धीरे धीरे इस सच्चाई को समझ गई थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कुल के लोग इतने निर्मम काम करेंगे। इस समय लॉरा को पता था कि भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, वह कबीले पर भरोसा नहीं कर सकती। यही एक कारण था कि लॉरा ने झाओ को अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी। अगर बाद में परिवार वास्तव में अविश्वसनीय साबित होता, तो एक शक्तिशाली जादूगर के रूप में झाओ के समर्थन से लॉरा परिवार के प्रतिशोध के डर के बिना बाहर जाकर अकेले जीवन यापन कर सकती थी। झाओ को लॉरा के कार्यों का पूरा अर्थ समझ में नहीं आया, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि अमर भाड़े के सैनिकों का समूह क्या हथियाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे जल्द ही पता चल जाएगा। झाओ और बाकी सभी लोग युद्ध क्षेत्र से जल्दी निकलकर मरे हुए व्यक्ति के शरीर वाले कमरे में ग्रीन के चारों ओर जमा हो गए। झाओ ने सोने का पदक निकाला और ग्रीन को सौंप दिया। दादा ग्रीन, इस सोने के पदक को देखिए।
क्या इससे हमारी योजनाएं और अधिक सफल नहीं होंगी? ग्रीन ने ध्यान से सोने को देखा। हाँ, बिल्कुल, इस स्वर्ण पदक और लौरा की दयालुता से हमारे भविष्य के विकास में बहुत मदद मिलेगी। माँ की परिवार में लौरा दूसरी बेटी है। उसने परसेल डची में पारिवारिक व्यवसाय संभाल लिया है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। झाओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या कोई हम पर शक करेगा? ग्रीन ने सिर हिलाया। मालिक, ऐसा नहीं होना चाहिए, बशर्ते हम मूली जल्दी बेचकर ब्लैक वेस्ट लौट जाएं। वहां आप अमर भाड़े के सैनिकों के समूह को सड़े हुए दलदल में भेजकर मरे हुओं को काबू में कर सकते हैं और साथ ही अपने पास मौजूद मरे हुओं को भी छोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर सड़े हुए दलदल के मरे ब्लैक वेस्ट में घूमते हुए दिखाई दिए तो मुझे लगता है कि कोई भी आसानी से हमारे इलाके में नहीं आएगा, जिससे हम और अधिक सुरक्षित हो जाएंगे। झाओ ने सिर हिलाया। एक विचार के साथ ही अमर भाड़े के सैनिकों का 8 सदस्यीय समूह उसके सामने प्रकट हो गया। सौभाग्य से उस मरे हुए व्यक्ति के शरीर में कमरा छोटा नहीं था, अन्यथा इतने सारे लोग उसमें समा नहीं पाते। 8 पुरुषों ने झाओ के काले चोगे से मिलते जुलते वस्त्र पहने हुए थे, लेकिन उनके हाथों में कोई जादुई छड़ी नहीं थी। जब वे बाहर आए तो एक औपचारिक तरीके से 8 ने एक साथ झाओ से कहा, गुरुजी। झाओ ने सिर हिलाकर कहा, टोपी। 8 आदमियों ने अपनी टोपियां उतार दी और 8 खोपड़ियां प्रकट हुई। ये गहरे हरे रंग की क्रिस्टल खोपड़ियां थीं, जिनकी आंखों में लाल अग्नि जैसी आत्मा थी। कुछ लोगों को ये क्रिस्टल सुंदर लग सकते हैं, जबकि अन्य इन्हें अजीब समझ सकते हैं। तुमने लौरा पर हमला क्यों किया? झाओ ने पूछा। इन 8 की बुद्धि पर जाहिर तौर पर कोई असर नहीं पड़ा है। उनमें से एक ने तुरंत जवाब दिया, गुरुजी, हमें माँ की कबीले के एक व्यक्ति से खबर मिली है कि लौरा के पास नेक्रो ऑर्ब है, जो मरे हुओं की शक्ति बढ़ा सकता है। माँ की परिवार के किस व्यक्ति ने आपको ये खबर दी? झाओ ने पूछा। तभी अचानक ग्रीन ने पूछा, गुरुजी, क्या आप कह रहे हैं कि वे बोल सकते हैं? अनुवादक के नोट्स। इस अध्याय का अनुवाद ट्रंग ने किया है और तीनों वनफैन ने संपादित किया है। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो कृपया टिप्पणी करें। अध्याय 70, रहस्यमय शक्तियां। इस अध्याय का प्रायोजन एक गुमनाम व्यक्ति ने किया है। धन्यवाद। ग्रीन के ऐसे सवाल सुनकर झाओ चौंक गया। वे पहले ही कई बातें कर चुके थे, लेकिन ग्रीन ने फिर भी पूछा कि क्या ये 8 लोग बोल सकते हैं। ये बहुत अजीब था, है ना? क्या ग्रीन ने उन्हें बोलते हुए नहीं सुना? झाओ ने पीछे मुड़कर ग्रीन की ओर देखा। दादाजी ग्रीन, हम पहले ही कई बातें कर चुके हैं, क्या आपने हमें नहीं सुना? ग्रीन और बाकी सभी ने अपना सिर हिलाया, जिससे ये पुष्टि हो गई कि हालांकि झाओ ने भाड़े के सैनिकों के समूह के इन मरे हुए लोगों के साथ बातचीत की थी, लेकिन ग्रीन ने वास्तव में उन्हें नहीं सुना था। झाओ को असमंजस में देखकर मेरिन ने कहा, कुछ ही ऐसे मरे हुए प्राणी हैं जो बोलना जानते हैं, लेकिन ये उच्च स्तर के मरे हुए प्राणी हैं, इसलिए वे आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से सीधे युवा स्वामी से बात कर सकते हैं। युवा स्वामी को लगता है कि वह उन्हें अपने कानों से बात करते हुए सुन सकता है, लेकिन वास्तव में वे कोई आवाज नहीं कर रहे हैं। मेरिन की व्याख्या सुनकर झाओ ने सिर हिलाया, फिर मुड़कर मरे हुए काले जादूगरों से बोला, चूंकि तुमने मुझे गुरु कहा है, इसलिए अब तुम अपने पुराने नामों का प्रयोग नहीं करोगे। मैं तुम्हें नए नाम दूंगा। तुम में से कौन मुखिया था? एक मृत आत्मा आगे बढ़ी। मैं ही स्वामी हूँ। ठीक है, आज से तुम्हारा नाम रंग होगा, दूसरे का नाम हैमर होगा, और उसके बाद के नाम माउंटेन, एज, पंच, रैश, स्किल्स और ब्रिक होंगे। 8 लोगों ने सर्वसम्मति से इसे स्वीकार कर लिया। हालांकि उनके पास उतना ज्ञान या प्रभाव नहीं था, लेकिन उस स्थान ने उन्हें ये बता दिया था कि झाओ उनके गुरु हैं, इसलिए उन्होंने झाओ के शब्दों का खंडन नहीं किया। अब मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हें किसने बताया कि लौरा के पास ये नेक्रो ऑर्ब है? झाओ ने पूछा। ड्रंक ने तुरंत कहा, गुरुजी,